हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल एनसीईआरटी ट्यूटोरियल के ऊपर। और यहाँ पर इस वीडियो में हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 9th के साइंस के चैप्टर नंबर 6 को, जिसका नाम है टिश्यूज़। तो यहाँ पर इस वीडियो में हम इस चैप्टर को कम्प्लीटली पढ़ने वाले हैं, यानी कि ये जो टिश्यूज़ चैप्टर है कम्प्लीटली आपका ख़त्म हो जाएगा। और इस वीडियो को आप अंत तक देखें। आप चाहें तो इस वीडियो को फास्ट करके 1.25x पर या फिर 1.5x पर देख सकते हैं। उससे आप इस पूरे वीडियो को जल्दी देख लेंगे और आपका एक तरीके से समय बचेगा। लेकिन आप मेरे साथ पढ़ना चाहते हैं आराम से स्लोली, तो भी कोई दिक्कत नहीं, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। और हम साथ में सारे जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट आपको क्वेश्चंस हैं, वो सारे आपको साथ में डिस्कस करते जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं, यहाँ पर हम लोग टिश्यूज डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले बात आता है कि भाई टिश्यूज होते क्या हैं, टिश्यूज किन चीज़ों को हम कहते हैं। तो देखिए, पिछले चैप्टर में हमने क्या डिस्कस किया था, पिछले चैप्टर में हमने क्या डिस्कस किया था, हमने सेल्स के बारे में डिस्कस किया था। चैप्टर नंबर 5 में फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ जो चैप्टर था, उसमें सेल्स के बारे में हमने डिस्कस किया था। अब वहां पर हमने देखा था कि कई सारे आपके ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि यूनिसेलुलर होते हैं, यानी कि उनके शरीर में सिंगल सेल, मात्र एक सेल होता है और उस सेल के अंदर ही आपको डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं जो कि सारे आपको फंक्शंस परफॉर्म करते हैं जो कि उस ऑर्गेनिज्म को जिंदा रहने के लिए जरूरी है। यानी कि एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, एक्सक्रीशन या फिर रेस्पिरेशन, सारे प्रोसेस कौन करता है? एक सेल ही करता है। उसके सेल के अंदर ही जो ऑर्गेनेल्स है वही करते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की, तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में हमने क्या देखा था कि भाई मिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं, यानी कि करोड़ों लाखों की संख्या में सेल्स होते हैं। और ये जो सारे सेल्स होते हैं, ये सारे टास्क को अपने दम पर करने में सक्षम नहीं होते हैं, उनके लिए पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है। अब इसके लिए क्या होता है कि जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनमें जो सेल्स होते हैं वो इस तरीके से डिजाइंड होते हैं कि वो स्पेसिफिक फंक्शन को करें, स्पेसिफिक काम को करें। समझ गए? अब यहां पर इस स्पेसिफिक काम को करने के लिए जो आपको सेल्स होते हैं वो कई सारे ग्रुप्स में बटे हुए होते हैं, और सेल्स का स्ट्रक्चर और उनका एक तरीके से फंक्शनिंग जो होता है वो अलग अलग प्रकार का होता है। अब यहां पर क्योंकि ये सारे सेल्स अलग अलग फंक्शन को कर रहे हैं, इसी वजह से ये सारे सेल्स जो हैं ये सारे काम एफिशिएंटली करते हैं। अब डिफरेंट काइंड ऑफ सेल कहने का मतलब कुछ एग्जांपल जैसे कि आप देख सकते हैं, जो कि आपका सेल हो जाता है आरबीसी, यानी कि जो आपका रेड ब्लड सेल होता है वो एक तरीके से लाल रंग का होता है, उसका शेप डिफरेंट होता है, उसका काम भी डिफरेंट होता है। उसी तरीके से हमारे ब्रेन में जो नर्व सेल होता है उसका आप स्ट्रक्चर आपने देखा होगा, उसका स्ट्रक्चर काफ़ी डिफरेंट होता है, उसका फंक्शन डिफरेंट होता है, उसका काम डिफरेंट होता है। उसी तरीके से हमारे शरीर में क्या होता है, मसल सेल होता है, उसका काम भी डिफरेंट होता है, हमारे बॉडी को मूवमेंट कराना, मसल प्रोवाइड कराना, ताकत प्रोवाइड करना। इसी तरीके से और भी डिफरेंट बहुत तरीके के सेल्स होते हैं जिनका टास्क जो होता है वो अलग अलग होता है। ठीक है, ये हम समझ गए। अब यहां पर देखिए, खासकर अगर ह्यूमन बींग्स में बात करें तो वही हमारा एग्जाम्पल दिया गया है कि जो मसल सेल्स होते हैं वो आपको कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करके क्या करते हैं, मूवमेंट करने का काम करते हैं। नर्व सेल आपको मैसेजेस कैरी करने का काम करते हैं। ब्लड जो होता है वो ऑक्सीजन, फूड, हार्मोन, वेस्ट मटेरियल सारी चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करता है। इसी तरीके से प्लांट्स में जो वास्कुलर टिश्यूज होते हैं, यानी कि जो आपके जाइलम फ्लोएम होते हैं, वो फूड और वाटर को ट्रांसपोर्टेशन करने का एक जगह से दूसरी जगह काम करते हैं। यानी कि हमारे क्या होता है, जो हमारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं इनमें होता है डिवीजन ऑफ लेबर। डिवीजन ऑफ लेबर कहने का मतलब क्या, मतलब हमने अपने काम को बांट लिया। आप डिवीजन ऑफ लेबर अपने स्कूल में भी देखते होंगे, या फिर कहीं पर कोई ऑफिस होगा, ऑफिस आपने अगर देखा होगा तो वहां पर डिवीजन ऑफ लेबर होता है। जैसे स्कूल में अगर आप जान गए हैं तो वहां पर आपने देखे होंगे कई तरीके के स्टाफ होते हैं। जैसे आपके स्कूल में टीचर होते हैं, जो टीचर होते हैं उनका काम क्या होता है, आपको पढ़ाना काम होता है। उसके अलावा आपके स्कूल में प्रिंसिपल होते हैं, जो प्रिंसिपल होते हैं वो आपको क्लास में हो सकता है कि पढ़ाएं, लेकिन उनका मेन काम होता है पूरे स्कूल के सारे टीचर्स को मैनेज करना। उसी तरीके से आपके स्कूल में डिफरेंट आपको अलग अलग स्टाफ होते हैं, जैसे
जैसे कि आपके स्कूल में प्यून होते हैं या फिर साफ करने वाले कुछ एम्प्लॉय होते हैं, उनका काम आपको पढ़ाना नहीं है, बल्कि स्कूल की साफ सफाई करना, स्कूल का मैनेजमेंट करना, स्कूल का एक तरीके से डाटा मैनेज करना या फिर ऑफिस संभालना, अलग अलग काम होता है। उसी तरीके से हमारे बॉडी में जो सेल्स होते हैं वो अलग अलग तरीके से डिजाइंड होते हैं, क्योंकि हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं। और सिर्फ हमारी बात नहीं है, जितने भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं सभी की ये बात है। तो यहां पर क्या होता है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में डिवीजन ऑफ लेबर होता है, अलग अलग सेल्स के ग्रुप होते हैं जो कि अलग अलग टास्क को परफॉर्म करते हैं। और ये जो सेल्स के जो आपको एक फंक्शन करने वाले जो ग्रुप होते हैं, ये आपको एक साथ ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, एक साथ एक ग्रुप में होते हैं। और यहां पर यही चीज आपको एक तरीके से टिश्यू का डेफिनेशन दिया गया है। दिस मींस दैट अ पार्टिकुलर फंक्शन इज कैरिड आउट बाय ए क्लस्टर ऑफ सेल्स एट अ डेफिनेट प्लेस इन द बॉडी। दिस क्लस्टर ऑफ सेल्स कॉल्ड अ टिश्यू। यानी टिश्यू क्या होता है, एक तरीके से सेल्स का ग्रुप होता है, वैसे सेल्स का ग्रुप जो कि एक जैसे स्ट्रक्चर वाले होते हैं, एक खास उनको फंक्शन करना होता है, वही क्या होता है, हमारा टिश्यू होता है। अब जैसे अगर हम बात करें डेफिनेशन की, टिश्यू के डेफिनेशन की, तो यहां पर आपका सिंपल टिश्यू का डेफिनेशन दिया गया है, अ ग्रुप ऑफ सेल्स दैट आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड वर्क टुगेदर टू अचीव अ पार्टिकुलर फंक्शन फॉर्म्स अ टिश्यू। यानी कि टिश्यू क्या होता है, सेल्स का ग्रुप होता है जो कि एक जैसे स्ट्रक्चर में होते हैं और उनका एक काम होता है, मतलब कि एक साथ मिलकर वो एक टास्क को परफॉर्म करते हैं, वही क्या होते हैं, वही हमारे टिश्यू कहलाते हैं। समझ गए? तो यहां पर पहला आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो है व्हाट इज अ टिश्यू। टिश्यू क्या होता है, ये आप एक तरीके से समझ गए। टिश्यू जो होता है सेल्स का ग्रुप होता है जो कि सिमिलर काइंड के होते हैं, मतलब सिमिलर उनका स्ट्रक्चर होता है और उनका फंक्शन भी सिमिलर होता है। अब एक तरीके से हम देखें और किसी भी ऑर्गेनिज्म को, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म को, यहां पर मैंने ह्यूमन का एग्जांपल लिया है, तो कई सारे जो सेल्स होते हैं एक जैसे सेल मिलकर क्या बनाते हैं, एक टिश्यू बनाते हैं। मतलब आपका जो मसल सेल होगा वो एक साथ मिलकर बनाएगा मस्कुलर टिश्यू। उसी तरीके से जो आपका नर्व होगा, नर्व सेल होगा, वो मिलकर क्या बनाएगा, नर्वस टिश्यू। तो अलग अलग सेल अलग अलग प्रकार के टिश्यू का निर्माण करते हैं और अलग अलग टिश्यू अलग अलग ऑर्गन बनाते हैं। मतलब हमारे शरीर में कई सारे डिफरेंट ऑर्गन हैं, तो टिश्यूज से मिलकर क्या बनता है, ऑर्गन बनता है। कई सारे टिश्यूज मिलकर क्या बनाते हैं, ऑर्गन बनाते हैं। और कई सारे ऑर्गन मिलकर हमारा क्या बनता है, ऑर्गन सिस्टम बनता है। और ऑर्गन सिस्टम से हमारा क्या बनता है, ऑर्गेनिज्म बनता है। जैसे हम ह्यूमन क्या है, एक ऑर्गेनिज्म है, हमारे शरीर में ऑर्गन सिस्टम है। ऑर्गन सिस्टम कई सारे ऑर्गन से मिलकर बना। एक ऑर्गन में कई सारे टिश्यूज हो सकते हैं या फिर सिंगल टिश्यू भी हो सकता है। और इसके अलावा जो टिश्यूज हैं वो क्या होते हैं, सेल्स के ग्रुप होते हैं जो कि एक जैसे स्ट्रक्चर में होते हैं, फंक्शन में होते हैं और एक साथ मिलकर वो स्पेसिफिक काम को अचीव करने का कोशिश करते हैं या फिर उसके लिए वो होते हैं। अब यहां पर सामने हमारे आ जाता है अगला चीज। क्वेश्चन यहां पर यह है कि आर प्लांट्स एंड एनिमल्स मेड ऑफ सेम टाइप ऑफ टिश्यूज। यानी कि जो हम एनिमल्स हैं, यानी हम क्या हैं, एनिमल्स, हमारे जैसे डिफरेंट जो एनिमल्स हैं और जो प्लांट्स हैं, क्या वो उनके अंदर एक जैसा टिश्यू होता है या फिर डिफरेंट टिश्यू होता है। तो यहां पर आपको डिफरेंट, यहां पर यह भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि भाई प्लांट और एनिमल में डिफरेंस बताइए उनके टिश्यूज के आधार पर या फिर उनके स्ट्रक्चर के आधार पर। तो यहां पर इस चीज को समझते हैं कि भाई प्लांट और एनिमल में क्या डिफरेंस होता है, उनके बेसिक स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस होता है और क्यों डिफरेंस होता है। तो यहां पर देखिए, तो यहां पर दोनों के बीच में काफी नोटिसेबल डिफरेंस है। मतलब बहुत आराम से आप बता सकते हैं कि भाई दोनों में काफी डिफरेंस है। उसका रीजन भी आपको पता होगा, नहीं पता है या फिर आपको ध्यान में नहीं आ रहा है या फिर पता भी है तो आप देख लीजिए यहां पर। तो सबसे पहला देखिए, प्लांट को अगर आप देखें तो उनमें एक चीज आपको दिखेगा कि जो प्लांट्स होते हैं वो स्टेशनरी होते हैं या फिर हम कह सकते हैं कि फिक्स्ड होते हैं। मतलब क्या, मतलब कि वो मूवमेंट नहीं करते हैं। मतलब एक जगह पर उनके जड़ है ना, तो वहीं पर जीवन उनका वहीं बीतेगा। लेकिन वहीं अगर हम एनिमल्स को देखें तो एनिमल्स क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं ताकि हमें खाना मिल सके, हम छुपकर कहीं अपना घर में रह सकें या फिर हम अपना लाइफ पार्टनर खोज सकें, और भी कामों के लिए हम क्या करते हैं, मूव करते रहते हैं।
अब यहां पर क्या होता है, यहां पर प्लांट्स, क्योंकि हमने देखा कि जो प्लांट्स हैं वो मूव नहीं करते हैं, स्टेशनरी रहते हैं, उनको जीवन भर क्या करना होता है, अपराइट खड़े रहना होता है, मतलब जीवन भर स्ट्रेट ऐसे खड़े होते हैं। तो वहां पर उनके शरीर में जो टिश्यूज होते हैं उनमें बहुत बड़ी संख्या होती है वैसे टिश्यूज की जो आपको सपोर्टिंग रोल अदा करते हैं, यानी कि सपोर्ट करने का, स्ट्रक्चर, रिजिडिटी देने का काम करते हैं। और यहां पर ये जो मेनली सपोर्टिव टिश्यूज होते हैं ये आपको मेनली बने हुए होते हैं डेड सेल के। मेनली क्या मतलब, मोस्टली आपको डेड सेल के बने हुए होते हैं। उसका रीजन क्या होता है, ये जो डेड सेल होते हैं इनको मेंटेन करना आसान होता है, इसमें एनर्जी खर्चा कम होता है और साथ में रिजिडिटी प्रोवाइड करते हैं और काफ़ी ये मजबूत भी होते हैं, जितने आपको लिविंग सेल मजबूत हो सकते हैं। लेकिन वहीं अगर हम एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स जो होते हैं, मैंने जैसे कहा कि वो मूव करते हैं, डिफरेंट रीजन से मूव करते हैं, और एनिमल्स को ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है प्लांट्स के कंपेरिजन में, क्योंकि यहाँ पर जो एनिमल्स होते हैं उनमें जो मूवमेंट वगैरह का एनर्जी होता है वो ज़्यादा कंज्यूम होता है, और यहां पर जो टिश्यूज होते हैं एनिमल्स में वो लिविंग होते हैं। अब यहां पर टिश्यूज लिविंग होते हैं तो इसका मतलब एक और चीज ध्यान रखिएगा, टिश्यूज क्या हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स हैं। तो प्लांट में जो ग्रुप ऑफ सेल्स होंगे ना वो डेड होंगे, सारे नहीं, सारे नहीं, बहुत सारे जो कि उनको रिजिडिटी और सपोर्ट देने का काम कर रहे हैं। लेकिन एनिमल्स में आप देखिएगा कि मोस्टली 99.9% जो सेल्स होंगे वो सारे लिविंग सेल होंगे, जिंदा सेल होंगे। जैसे आप अपने चमड़ी को देखिए, स्किन को देखिए, तो ये स्किन क्या है, यहां पर आपका क्या है, ये एक तरीके का टिश्यू है और इसके अंदर सेल्स भी हैं। तो यहां पर ये जो आपका सेल है, टिश्यू है, क्या ये जिंदा है? जी हां, बिल्कुल जिंदा है। लेकिन जब आप किसी प्लांट के आउटर स्किन को देखते हैं, जो उसकी छाल होती है, बार्क होता है, उसको आप देखेंगे, जो आउटर लेयर होता है प्लांट का वो एक तरीके से डेड सेल से बना हुआ होता है। आगे बढ़े तो आगे यहां पर कहता है कि एक और डिफरेंस आ जाता है एनिमल्स और प्लांट्स में, वो है पैटर्न ऑफ ग्रोथ, यानी कि उनका ग्रोथ कैसे होता है। इसके आधार पर भी दोनों में काफी डिफरेंस होता है कि यहां पर देखिए, जब हम प्लांट की बात करते हैं, जो प्लांट में ग्रोथ होता है वो ग्रोथ लिमिटेड होता है कुछ जगहों पर, यानी कि प्लांट का जो ग्रोथ होता है, लंबाई बढ़ती है, उनकी चौड़ाई बढ़ती है, छोटा प्लांट से बड़ा प्लांट बनता है, वो कुछ खास रीजन पर ग्रोथ होता है। और एनिमल्स में ऐसा नहीं होता है। एनिमल्स में आपको हर पार्ट, शरीर का हर पार्ट जो है ना वो ग्रो करता है। यहां का सेल भी क्या होगा, डिवाइड होगा और नए सेल का निर्माण करेगा, यहां पर भी ग्रोथ होगा, यहां पर भी, यहां पर भी, शरीर का हर पार्ट क्या होगा, ग्रोथ होगा। लेकिन प्लांट्स में क्या होता है, प्लांट्स में कुछ खास ऐसे टिश्यूज होते हैं जो कि अपने जीवन भर डिवाइड करते हैं, कुछ खास टिश्यूज ऐसे होते हैं जो कि डिवीजन नहीं करते हैं। तो यहां पर ये जो टिश्यूज होते हैं जो कि डिवीजन का काम करते हैं और प्लांट के ग्रोथ का काम करते हैं, ये कुछ खास सर्टेन रीजन्स में पाए जाते हैं। और यहां पर इसी डिवीजन की कैटेगरी के आधार पर कि प्लांट डिवीजन करेगा या नहीं करेगा, इस आधार पर प्लांट को मेरिस्मेटिक टिश्यूज और साथ में परमानेंट टिश्यू के बीच में क्लासिफाई किया जाता है। मतलब कि जो आपका प्लांट होगा, प्लांट में मेरिस्मेटिक टिश्यू होगा, उसमें डिवीजन नहीं होगा, सॉरी डिवीजन होगा, ये सेल डिवीजन कर सकते हैं, लेकिन जो परमानेंट टिश्यू होते हैं वो सेल डिवीजन नहीं कर सकते हैं। ये एक तरीके से इनकी डिवीजन की कैपेसिटी लूज कर जाती है। जैसे अगर हम बात करें तो यहां पर मैं आपको अगर इमेज दिखाऊं तो यहां पर देखिए, ये एक प्लांट का इमेज है। यहां पर इस इमेज में देख सकते हैं कि भाई प्लांट जब ग्रो करेगा ना तो यहां से ग्रो करेगा, यहां से ग्रो करेगा, यहां से ग्रो करेगा, और चौड़ाई बढ़ेगा तो यहां पे ये जो लैटरल मेरिस्टेम है, यानी जो मेरिस्मेटिक टिश्यू यहां पर है और यहां जो सेल्स हैं यही ग्रो करेंगे और यहीं से प्लांट का ग्रोथ होगा। लेकिन यहां पर बीच में ये वाला इलाका है, ये वाला इलाका है, यहां पर ग्रोथ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भाई? क्योंकि यहां पर परमानेंट टिश्यू प्रेजेंट है, यहां पर हमारा मेरिस्मेटिक टिश्यू प्रेजेंट नहीं है। समझ गए? तो यहां पर अगर हम लोग आगे बढ़ें तो यहां पर ये आपको इस तरीके का डिवीजन एनिमल्स में देखने को नहीं मिलेगा।
अब यहां पर देखें तो एक और डिवीजन ये है एनिमल्स और प्लांट में कि भाई जो प्लांट्स में आपको स्ट्रक्चर होता है, बॉडी स्ट्रक्चर होता है, ऑर्गन स्ट्रक्चर होता है, यहां पर आपको जो एनिमल्स में स्ट्रक्चर होता है, फंक्शनिंग पूरा होता है, ये स्ट्रक्चर काफी कंप्लेक्स होता है प्लांट्स के कंपैरिजन में। प्लांट्स का सबसे कंप्लेक्स जो स्ट्रक्चर होगा, सबसे कंप्लेक्स प्लांट स्ट्रक्चर जो होगा ना, उसके कंपैरिजन में एनिमल के बॉडी का स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा कंप्लेक्स होता है। समझ गए? और इसका मेन रीजन यही होता है कि जो आपका लाइफ होता है प्लांट का और एनिमल का, वो काफी डिफरेंट होता है। प्लांट डिफरेंट तरीके से जीते हैं, एनिमल्स डिफरेंट तरीके से जीते हैं, और इसी तरीके से इनके बीच में काफी ज्यादा डिफरेंस होता है। ठीक है, तो यहां पर हम समझ गए कि भाई जो प्लांट होता है, प्लांट में टिश्यू जो होता है वो आपका एनिमल के टिश्यू से अलग होता है। तो इस वजह से हमें अब प्लांट टिश्यू अलग से पढ़ना है और एनिमल टिश्यू अलग से पढ़ना है, और दोनों के टिश्यूज को हम देखेंगे, टिश्यूज के डिफरेंट काइंड्स को देखेंगे, और इस तरीके से हम क्या करेंगे, यहां पर हम समझने की कोशिश करेंगे। तो यहां पर पहला क्वेश्चन जो था व्हाट इज अ टिश्यू, ये तो हमने डिस्कस कर लिया। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन व्हाट इज द यूटिलिटी ऑफ टिश्यूज इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ये भी एक तरीके से हमने समझ लिया। पूरी जो कहानी पढ़ी यहां पर इस पैराग्राफ में, इसके ऊपर ये जो पैराग्राफ पढ़ा था पूरा था, यहां पर हमने एक तरीके से पढ़ लिया था। ठीक है, तो यहां पर अब हमारे सामने आ जाता है प्लांट टिश्यू, यानी कि प्लांट टिश्यू के बारे में अब हम पढ़ने वाले हैं। लेकिन प्लांट टिश्यू को शुरू करने से पहले हम जरा सा प्लांट टिश्यूज का क्लासिफिकेशन पढ़ लेते हैं। अब यहां पर क्लासिफिकेशन की बात करें तो यहां पर आप एक तरीके से देख सकते हैं कि यह है हमारे सामने प्लांट टिश्यूज का क्लासिफिकेशन। एक सेकेंड, मेरे ख्याल से ये छुप रहा है मुझसे थोड़ा सा, तो इसको मैं थोड़ा सा और जूम कर लेता हूं। ये देखिए, ये है प्लांट टिश्यूज का क्लासिफिकेशन। तो यहां पर प्लांट टिश्यूज हमने देखा था कि प्लांट टिश्यूज को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया था। पहला तो मेरिस्मेटिक टिश्यूज, इसके अलावा परमानेंट टिश्यू। मेरिस्मेटिक टिश्यू में क्या होता है, सेल डिवीजन होता है। परमानेंट टिश्यूज जो होते हैं उनमें सेल डिवीजन नहीं होता है। इसके अलावा और भी डिफरेंसेस होते हैं जिनको कि हम आगे डिस्कस करेंगे। अब यहां पर मेरिस्मेटिक टिश्यू तीन प्रकार का होता है, एपिकल मेरिस्टेम, लैटरल मेरिस्टेम और इंटरकैलरी मेरिस्टेम। ठीक है, इसको हम देखेंगे मेरिस्मेटिक टिश्यू में। इसके बाद बात है कि परमानेंट टिश्यू जो होता है ना, वो दो प्रकार का होता है, सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू में आपका आता है पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा में आपको फाइबर्स और स्क्लेरिड्स है, ये आपको उतना डिटेल में नहीं पढ़ना है, मेनली आपको यहीं तक पढ़ना है। इसके बाद कॉम्प्लेक्स जो आपका परमानेंट टिश्यू होगा, इसमें जाइलम और फ्लोएम के बारे में हम पढ़ेंगे। यहां पर देखिए पैरेनकाइमा में आपको डिविजन्स होते हैं, क्लोरेनकाइमा और एरेनकाइमा, जो कि यहां नहीं लिखा गया है लेकिन मैं उसको आपको पढ़ाऊंगा, आपको एनसीईआरटी में पढ़ना है। ठीक है, तो यहां पर ये आपका प्लांट का क्लासिफिकेशन होता है, प्लांट टिश्यूज का कितने कितने प्रकार के होते हैं। तो आइए हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं मेरिस्मेटिक टिश्यू से, और उसी में हम ये तीनों को भी डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे परमानेंट टिश्यू की ओर, और वहां पर सिंपल और कॉम्प्लेक्स में हम दोनों को देख लेंगे। अब यहां पर देखिए, आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं हम अपना मेरिस्मेटिक टिश्यू। मेरिस्मेटिक टिश्यू में आपको यहां पर एक्टिविटी दिया गया है, ये हम नहीं करेंगे, आप खुद से कर लीजिएगा। यहां पर हम आगे बढ़ते हैं और अपना पढ़ते हैं क्या, मेरिस्मेटिक टिश्यू। अब यहां पर आगे कहता है कि द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स ऑकर ओनली इन अ सर्टेन स्पेसिफिक रीजन्स, यानी कि जो प्लांट होता है ना, प्लांट में ग्रोथ कुछ खास जगहों पर होता है, जैसा कि ऊपर हमने देखा था पिछले पैराग्राफ में। यहां पर कहता है दिस इज बिकॉज द डिवाइडिंग टिश्यू ऑल्सो नोन एज मेरिस्मेटिक टिश्यू इज लोकेटेड ओनली एट दीज पॉइंट्स, यानी कि यहां पर क्या हुआ, यहां पर जो टिश्यूज, वैसे टिश्यू जिनके सेल्स में सेल डिवीजन की कैपेसिटी होती है, वो आपको कुछ खास जगहों पर ही पाए जाते हैं, और डिपेंडिंग ऑन द रीजन वेयर दे आर प्रेजेंट मेरिस्मेटिक टिश्यू आर क्लासिफाइड एज एपिकल, लैटरल एंड इंटरकैलरी। यानी कि जो आपका टिश्यू है मेरिस्मेटिक टिश्यू, उसमें क्या है, सेल डिवीजन की कैपेसिटी होती है, और ये सेल डिवीजन की कैपेसिटी वाले मेरिस्मेटिक टिश्यू प्लांट में कुछ खास जगहों पर ही पाए जाते हैं, और जिस जगह पर पाए जाते हैं उस जगह के आधार पर इनको तीन कैटेगरीज में बांटा जाता है, और ये तीन कैटेगरी कौन से हो गए, एपिकल मेरिस्टेम, लैटरल मेरिस्टेम और इंटरकैलरी मेरिस्टेम। तो यहां पर सिंपल क्वेश्चन बनता है कि व्हाट आर द काइंड्स ऑफ मेरिस्मेटिक टिश्यू। तो यहां पर तीनों आपको टिश्यू
टिश्यूज के बारे में आंसर करना होगा, उसको थोड़ा थोड़ा आप एक्सप्लेन कर दीजिएगा। देखिए एक चीज मैं यहां पर एक्सप्लेन कर दूं सबसे पहले ही कि आगे हम बढ़ेंगे, डिफरेंट काइंड्स ऑफ अलग अलग बहुत सारे हम टिश्यूज पढ़ेंगे। तो टिश्यूज में आपको किसी भी टिश्यू के बारे में अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पर 3 क्वेश्चंस का आंसर आपके पास हमेशा होना चाहिए। पहला, उस टिश्यू का कैरेक्टरिस्टिक्स, कि भाई उस टिश्यू का कैरेक्टरिस्टिक क्या है। दूसरा, उस टिश्यू का फंक्शन क्या है। और तीसरा, वहां वो कहां पाया जाता है, वेयर इट इज फाउंड। ये 3 क्वेश्चन का अगर आंसर आपके पास है हर एक टिश्यू के बारे में, तो आपका पूरा ये चैप्टर खत्म हो गया। इसके अलावा आपका क्वेश्चन नहीं बनता है। आपको सिंपली क्वेश्चन क्या पूछेगा कि भाई कोई भी टिश्यू, जैसे एपिकल मेरिस्टेम है, उसका कैरेक्टरिस्टिक बताइए, या फिर फंक्शन बताइए, या फिर बताइए कि वो कहां पाया जाता है। ये 3 क्वेश्चन का आंसर हर एक टिश्यू के बारे में ध्यान रखिए, आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट है। ठीक है, अब यहां पर आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं तीनों टिश्यूज का लोकेशन। वैसे तो ये इमेज आपको बता रहा है, लेकिन ये इमेज उतना क्लियरली आपको आंसर नहीं कर रहा है कि टिश्यू आपका, ये तीनों टिश्यूज कहां पाए जाते हैं। तो यहां पर अगर हम आगे बढ़ें तो मैं जरा सा आपको इमेज दिखाता हूं जिसमें कि आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। अब जैसे ये इमेज जो देख रहे हैं, ये आपको मेरिस्मेटिक टिश्यू को शो कर रहा है, जो 3 अलग अलग जगहों पर पाई जाती हैं। पहला तो है एपिकल मेरिस्टेम। एपिकल मेरिस्टेम एक तरीके से आप क्या देख सकते हैं, ऊपर नोड में ऐसे जगहों पर पाया जाता है जहां से प्लांट बड कर रहा है या फिर ग्रो कर रहा है। मतलब आप देखते हैं ना कि जो पौधे होते हैं, प्लांट होते हैं, उनका सबसे ऊपर सॉफ्ट वाला जो इलाका होता है जहां से नए पत्ते निकलते हैं या फिर नया तना बड़ा होता है, वो इलाका जो होता है, वहां पर जो मेरिस्मेटिक टिश्यू होता है वो कहलाता है एपिकल मेरिस्टेम। इसी तरीके से आपका रूट में भी नीचे की ओर, सबसे नीचे जो आपका टिश्यू होगा वो कहलाए, वो भी आपका एपिकल मेरिस्टेम होगा, लेकिन रूट एपिकल मेरिस्टेम होगा और ऊपर वाला सूट एपिकल मेरिस्टेम होगा। इसके बाद आता है इंटरकैलरी मेरिस्टेम। इंटरकैलरी मेरिस्टेम जो होता है वो आपका पाया जाता है कहां पर, वो आपका जो नोड्स होते हैं ना वहां पर पाया जाता है। अब नोड कहने का मतलब जहां से आपकी पत्तियां निकल रही हैं, जहां से इस तरीके से कुछ आपका ब्रांचिंग हो रहा है, वो आपका जो लोकेशन है वहां पर आपका इंटरकैलरी मेरिस्टेम पाया जाएगा। ये आपका इलाका नोड कहलाता है। अब इसके बाद आता है लैटरल मेरिस्टेम। लैटरल मेरिस्टेम जो है ना, वो आपको स्टेम के दोनों साइड मतलब कि चारों साइड में इस तरीके से बाहरी आउटर सरफेस पर पाया जाता है। और ये जो लैटरल मेरिस्टेम होता है, ये आपको क्या करता है, प्लांट का चौड़ाई बढ़ाने में मदद करता है। ये 3 तरीके के आपको मेरिस्मेटिक टिश्यू हो गए। अब इनको आइए जरा सा हम एनसीईआरटी बुक से देख लेते हैं कि इनके बारे में क्या बताया गया है। अब यहां पर आगे देखिए क्या कहा जा रहा है, न्यू सेल्स प्रोड्यूस्ड बाय मेरिस्टेम आर इनिशियली लाइक दोज ऑफ मेरिस्टेम इटसेल्फ। अब यहां पर क्या बताया जा रहा है, यहां पर क्वेश्चन है कि भाई जो आपका परमानेंट टिश्यू है उसका फॉर्मेशन कैसे होता है, या फिर आगे आपका मेरिस्मेटिक टिश्यू का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो यहां पर कहता है कि भाई जब नया सेल बनता है ना, तो नया सेल आपका मेरिस्मेटिक सेल के जैसा ही बनता है, मतलब मेरिस्मेटिक टिश्यू में जो सेल है वैसा ही बनेगा। लेकिन जैसे जैसे वो सेल बड़ा होगा, वो टिश्यू बड़ा होगा, क्या होगा कि उस सेल का, उस आपके टिश्यू का क्या होगा, कैरेक्टरिस्टिक चेंज होने लगेगा धीरे धीरे, और वो दूसरे टिश्यूज का आपको एक तरीके से अलग फॉर्म ले लेंगे, जैसे कि परमानेंट टिश्यू बन जाएंगे, या फिर आगे चलकर वो आपको अलग अलग फंक्शन या फिर अलग अलग टास्क करने लगेंगे। यानी कि सिंपली है कि भाई जो आपका मेरिस्मेटिक टिश्यू है वो शुरुआत में क्या करेगा, नए सेल्स बनाएगा। वो शुरुआत में मेरिस्मेटिक टिश्यू या फिर मेरिस्मेटिक सेल्स के रूप में रहेंगे, लेकिन आगे चलकर क्या होगा, वो जब ओल्ड होंगे, ग्रो होंगे, तो क्या होगा, वो अपने कैरेक्टरिस्टिक को, फंक्शन को चेंज कर लेंगे और परमानेंट टिश्यू का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर आगे बढ़ें तो आगे यहां पर सबसे पहले आपका बताया गया है एपिकल मेरिस्टेम के बारे में। एपिकल मेरिस्टेम कहां प्रेजेंट होता है भाई, एपिकल मेरिस्टेम जो होता है वो स्टेम के टिप्स पर प्रेजेंट होता है। मैंने कहा ना कि पौधे का सबसे ऊपर वाला इलाका जहां से आपका नया तना बढ़ रहा है, प्लांट ग्रो कर रहा है, वहां पर आपका एपिकल मेरिस्टेम पाएगा, स्टेम्स में ऊपर की ओर, और नीचे की ओर रूट्स में सबसे नीचे, जहां से रूट्स और नीचे की ओर जा रहा है, एंड इंक्रीज द लेंथ ऑफ स्टेम एंड रूट। एपिकल मेरिस्टेम का फंक्शन क्या होगा, एपिकल मेरिस्टेम का फंक्शन होगा कि ये प्लांट के लेंथ और रूट, स्टेम और रूट के लेंथ को इंक्रीज करता है, और ये कहां पाया जाता है, टिप्स ऑफ स्टेम में पाया जाता है। ठीक है, अब यहां पर
जो आपका लैटरल मेरिस्टेम है, ये लैटरल मेरिस्टेम क्या काम करता है? प्लांट के गर्थ को मोटाने में, यानी कि जो आपको स्टेम है और रूट है, इसके गर्थ को बढ़ाने में मदद करता है, यानी कि मोटाई। पहले प्लांट इतना पतला था, इतना पतला था, और इसको जो लैटरल मेरिस्टेम है वो इतना मोटा कर देगा, इतना मोटा कर देगा। वो किसकी वजह से होगा? लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की वजह से होगा। इसके बाद है इंटरकैलरी मेरिस्टेम। ये आपको नोड के पास पाया जाता है। नोड मतलब आपको सिंपल प्लांट्स में जो जहां से बडिंग होता है, जहां से आपको पत्तियां वगैरह निकलती हैं, वो आपका नोड हो गया। या फिर आपने एक तरीके से देखा होगा कि जो गन्ने होते हैं, जो गन्ने होते हैं उसमें इस तरीके से क्या होते हैं? नोड्स होते हैं। इन जगहों के पास आपका, इस जगहों के आसपास गन्ने वगैरह में पाया जाता है। तो ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा हो गया मेरिस्मेटिक टिश्यू। अब यहां पर देखिए, यहां पर मेरिस्मेटिक टिश्यू के बारे में कुछ बातें की गई हैं कि देखिए, जो मेरिस्मेटिक टिश्यू होते हैं उनमें जो सेल्स होते हैं ये काफी एक्टिव होते हैं। इनमें काफी डेंस साइटोप्लाज्म होता है, काफी थिन सेलुलोज वाल्स होते हैं, और इनमें प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई होता है, और इनमें वैक्यूल्स नहीं होता है। तो ये क्या है? ये आपका मेरिस्मेटिक टिश्यू का कैरेक्टरिस्टिक्स है। यहां पर क्वेश्चन आपसे अगर पूछे कि भाई मेरिस्मेटिक टिश्यू के कैरेक्टरिस्टिक्स बताइए, तो आप यहां पर लिख सकते हैं। मतलब मेरिस्मेटिक टिश्यू में जो सेल्स होते हैं ना, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स यहां पर बात की जा रही है। यह थोड़ा सा छूट गया था, ठीक है। तो यहां पर आपको कुछ यहां पर समझना है कि भाई मेरिस्मेटिक टिश्यू के सेल्स एक्टिव क्यों हैं, इनमें डेंस साइटोप्लाज्म क्यों होता है, सेलुलोज वाल थिन क्यों होते हैं, न्यूक्लियाई प्रोमिनेंट क्यों होता है, वैक्यूल्स कम क्यों होता है। भाई ये सारे कंडीशन क्यों होते हैं? क्यों? क्योंकि यहां पर जो मेरिस्मेटिक टिश्यू होते हैं ना, वो ग्रोथ का काम करते हैं। उनको काफी स्पीड में सेल डिवीजन करना होता है, तो वहां पर वैक्यूल्स का कोई काम नहीं है। अब सेल डिवीजन में हमें पता है कि भाई न्यूक्लियस जो होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, इसलिए न्यूक्लियाई बहुत ही प्रोमिनेंट होता है। डेंस साइटोप्लाज्म, भाई ज्यादा एनर्जी चाहिए, ज्यादा काम है, ज्यादा टास्क है, सेल डिवीजन करना है। और यहां पर आपका सेलुलोज वाल्स थिन होते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें हो गई, ये आपको मेरिस्मेटिक टिश्यू के सेल्स के आपको क्या हो गए? कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए, ठीक है। तो यहां पर आगे बढ़ते हैं, और आगे अब हम बढ़ते हैं परमानेंट टिश्यू की ओर। परमानेंट टिश्यू, ठीक है। तो हमारा मेरिस्मेटिक टिश्यू हमारा क्या हुआ? क्लियर हो गया। अब आगे हम परमानेंट टिश्यू के ऊपर। अब यहां पर कहता है कि व्हाट हैपेंस टू द सेल फॉर्म्ड बाय मेरिस्मेटिक टिश्यू। मेरिस्मेटिक टिश्यू के द्वारा जो सेल बनाए जाते हैं, सेल डिवीजन के द्वारा, उनके साथ क्या होता है? तो यहां पर कहता है कि दे टेक अप अ स्पेसिफिक रोल एंड लूज द एबिलिटी टू डिवाइड। ये तो हमने पीछे ही देखा था कि मेरिस्मेटिक टिश्यू में सेल डिवीजन होता है, नए सेल्स बनते हैं, और नए सेल क्या होते हैं? आगे चलकर अपने कैरेक्टरिस्टिक को चेंज कर देते हैं, या फिर अपने कैरेक्टरिस्टिक को लूज कर देते हैं, सेल डिवीजन लूज कर देते हैं, और क्या बन जाते हैं? परमानेंट टिश्यू के सेल्स बन जाते हैं। अब यहां पर ये जो नए सेल्स थे, जो कि मेरिस्मेटिक सेल्स के द्वारा या फिर मेरिस्मेटिक टिश्यू के द्वारा बनाए गए थे, वो क्या हुआ? उन्होंने अपना डिवाइड करने का एबिलिटी लूज कर दिया, और इसके साथ ही ये क्या बन जाते हैं? परमानेंट टिश्यू बन जाते हैं। टिश्यू जब भी मैं कहता हूं, तो टिश्यू का मतलब क्या हो गया? ग्रुप ऑफ सेल्स हो गया। समझ गए? तो यहां पर सिंपली मतलब है कि कई सारे सेल्स की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। अब यहां पर ये जो प्रोसेस होता है परमानेंट शेप, साइज और फंक्शन का, वो क्या कहलाता है? डिफरेंशिएशन कहलाता है। मतलब कि जो प्रोसेस होता है जिसमें सेल क्या करता है? नया आपका परमानेंट शेप ले लेता है, नया साइज ले लेता है, और एक खास फंक्शन ले लेता है, वो उसको हम क्या कहते हैं? डिफरेंशिएशन। तो क्वेश्चन क्या बना? व्हाट इज डिफरेंशिएशन? तो यहां से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब यहां पर क्या हुआ? परमानेंट शेप कहने का मतलब कि भाई जो नया, जो आपका परमानेंट टिश्यू में सेल्स होते हैं, उनका एक स्पेसिफिक शेप होता है, वो ग्रोथ नहीं करते हैं, सेल डिवीजन नहीं करते हैं, उनका साइज भी फिक्स्ड होता है, उनका एक खास फंक्शन होता है। समझ गए? तो यहां पर परमानेंट टिश्यू में जो सेल्स होते हैं, उनके फंक्शन को यहां पर हमने देख लिया। अब यहां पर कहते हैं क्या हुआ कि डिफरेंशिएशन लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ परमानेंट टिश्यू, यानी कि इसी डिफरेंशिएशन प्रोसेस की वजह से आपको अलग अलग प्रकार के परमानेंट टिश्यू बनते हैं। अब यहां पर परमानेंट टिश्यूज के बारे में हम पढ़ रहे हैं, और आगे हम देखते हैं आगे क्या बातें की जा रही हैं। तो आगे अब हम देखने वाले हैं परमानेंट टिश्यू का क्लासिफिकेशन। तो हमने अभी देखा था वहां पर कि भाई जो आपका परमानेंट टिश्यू होता है, यहां पर जो हमारा मेरिस्मेटिक टिश्यू था,
इसको तो हमने देख लिया, एपिकल मेरिस्टेम, लैटरल मेरिस्टेम और इसके साथ ही इंटरकैलरी मेरिस्टेम हमने पढ़ लिया। अब हम आ गए हैं परमानेंट टिश्यू में। परमानेंट टिश्यू का क्लासिफिकेशन है सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो आइए हम शुरुआत करते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू के साथ कि भाई ये क्या होता है, और इसमें हम तीनों को देखेंगे और इसमें भी दो को हम देखेंगे, क्लोरेनकाइमा और इसके साथ ही जो आपका एरेनकाइमा है उसको देखेंगे। ठीक है, तो आइए हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले सिंपल परमानेंट टिश्यू के साथ। तो यहां पर हमारा क्या आ गया, हमारा सिंपल परमानेंट टिश्यू आ गया। अब यहां पर कहता है कि अ फ्यू लेयर्स ऑफ सेल्स बीनीथ द एपिडर्मिस आर जनरली सिंपल परमानेंट टिश्यू। अब ये एपिडर्मिस क्या होता है भाई, तो ये देखिए ये आपका प्लांट का क्रॉस सेक्शन है। क्रॉस सेक्शन मतलब कि भाई प्लांट, ऐसा प्लांट था, इसको यहां से काट दिया और उसको इस तरीके से हम देख रहे हैं। तो ये प्लांट है, प्लांट का जो आउटर प्रोटेक्टिव लेयर हो गया ना, यही हमारा एपिडर्मिस हो गया। कि जैसे देख सकते हैं ये प्लांट की इंटरनल का स्ट्रक्चर हो गया, इंटीरियर का, और ये सबसे आपका आउटर लेयर हो गया, ये हो गया एपिडर्मिस। ठीक, इसी की बात यहां पर हम कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर अगर हम लोग देखें तो यहां पर आपका जो सिंपल परमानेंट टिश्यू है उसमें से पहला क्या है, पहला है पैरेनकाइमा। पैरेनकाइमा क्या है, पैरेनकाइमा मोस्ट कॉमन सिंपल परमानेंट टिश्यू है, मतलब कि सबसे ज्यादा आपका यही पाया जाता है। अब यहां पर कहता है कि इट कंसिस्ट ऑफ रिलेटिवली अनस्पेशलाइज्ड सेल विथ थिन सेल वॉल्स, दे आर लिविंग सेल्स, दे आर यूजुअली लूजली अरेंज्ड, दस लार्ज स्पेसेस बिटवीन सेल्स, इंटरसेलुलर स्पेसेस आर फाउंड इन दिस टिश्यू जनरली स्टोर्स फूड। यानी कि यहां पर क्या हुआ, यहां पर जो आपका पैरेनकाइमा है उसके बारे में बात किया जा रहा है, पैरेनकाइमा के कैरेक्टरिस्टिक्स बताए जा रहे हैं। तो आपसे ये क्वेश्चन अगर आता है तो आप यहां से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो पैरेनकाइमा जो टिश्यू होता है उसमें क्या होता है, इसमें आपको अनस्पेशलाइज्ड सेल होते हैं, मतलब कि कोई खास सेल नहीं, सिंपल सिंपल सेल होते हैं, और इसमें आपको थिन यानी बहुत पतला सेल वाल होता है। और यहां पर ये सेल जो होते हैं ये लिविंग सेल होते हैं, मतलब जिंदा सेल होते हैं। और यहां पर इसके साथ ही ये लूजली अरेंज्ड होते हैं, मतलब कि टाइटली पैक करके अरेंज नहीं किया जाता है, लूजली अरेंज होते हैं। इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस काफी होता है, मतलब कि जैसे ये कई सारे सेल हो गए, ये कई सारे मान लीजिए सेल है ना, इनके बीच में जो जगह है ये वाला जगह ये काफी ज्यादा होता है, इंटरसेलुलर स्पेस काफी ज्यादा होते हैं। और पैरेनकाइमा ये क्या काम करते हैं, ये आपको फूड स्टोर करने का काम भी करते हैं। ठीक है, अब यहां पर आगे बढ़े तो पैरेनकाइमा के दो काइंड्स हैं। पैरेनकाइमा के दो काइंड्स कौन कौन से, पहला हो गया यहां पर क्लोरेनकाइमा, और इसके साथ में हमारे सामने दूसरा आ गया क्या, ये हो गया एरेनकाइमा। ये दोनों ध्यान रखिएगा, आपको क्लोरेनकाइमा और साथ में एरेनकाइमा। ठीक है, लेकिन यहां पर एक और चीज ध्यान रखिएगा, यहां पर मैं कह रहा हूं क्लोरेनकाइमा और नीचे हमको दूसरा काइंड पढ़ना है, वो है कॉलेनकाइमा। कॉलेनकाइमा और क्लोरेनकाइमा में कंफ्यूज नहीं करना है। क्लोरेनकाइमा आपका पैरेनकाइमा का एक टाइप है और कॉलेनकाइमा एक दूसरा काइंड ऑफ परमानेंट टिश्यू है। ठीक है, अब यहां पर देखें तो हम क्लोरेनकाइमा को देखते हैं। क्लोरेनकाइमा क्या होता है, कई बार क्या होता है कि जो आपका जो पैरेनकाइमा होता है वहां पर आपको क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। जनरली आपका जो पैरेनकाइमा होता है उसमें क्लोरोफिल नहीं होता है, वहां पर आपको फोटोसिंथेसिस नहीं होता है। लेकिन अगर किसी कंडीशन में जो आपका पैरेनकाइमा है उसमें क्लोरोफिल हो और वहां पर फोटोसिंथेसिस हो तो उसे हम क्या कहेंगे, क्लोरेनकाइमा कहेंगे। तो पैरेनकाइमा का एक काइंड क्या हो गया, क्लोरेनकाइमा हो गया। इसके बाद क्या होता है, कई सारे प्लांट्स एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं। एक्वेटिक प्लांट्स मतलब कि जो नदियों में तालाबों में पाए जाते हैं, वहां पर जो आपको पैरेनकाइमा होगा उसमें आपको कई सारे एयर कैविटीज होते हैं, मतलब हवा उनमें भरा हुआ होता है और इसकी वजह से वो फ्लोट करने पाते हैं। तो इस तरीके का जो पैरेनकाइमा होगा उसे हम क्या कहेंगे, एरेनकाइमा कहेंगे। तो क्लोरेनकाइमा क्या होता है, एरेनकाइमा क्या होता है, समझ गए। ये सारे आपको सिंपल क्वेश्चन बन सकते हैं, व्हाट इज क्लोरेनकाइमा, व्हाट इज एरेनकाइमा, तो इसको आप यहां से लिख सकते हैं। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं अब कॉलेनकाइमा के बारे में। कॉलेनकाइमा, तो यहां पर अगर हम फिर से इमेज देखें तो यहां पर हमने क्या देखा, पैरेनकाइमा को हमने पढ़ लिया, अब हम पढ़ रहे हैं कॉलेनकाइमा के बारे में। तो कॉलेनकाइमा को अब हम क्या करते हैं, पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं। ठीक है, तो यहां पर अगर हम लोग देखें तो यहां पर
कि भाई जो कॉलन काइमा होता है ना, वो प्लांट को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करने का काम करता है। यानी कि जो प्लांट को आप देखते हैं कि प्लांट बेंड कर जाता है और टूटता नहीं है, वो किसकी वजह से होता है? कॉलन काइमा की वजह से होता है। और यहां पर क्या होता है? यहां पर ये एक तरीके से मैकेनिकल सपोर्ट देने का भी काम करता है। ठीक है, अब यहां पर कहता है कि ये जो आपका कॉलन काइमा है, ये आपको जो लीफ स्टॉक्स होते हैं, जो पत्तियां के स्टॉक्स होते हैं, उनमें एपिडर्मिस के नीचे पाया जा सकता है या फिर पाया जाता है। यानी कि यहां पर एपिडर्मिस हो गया, जिसमें कि क्या है? पैरेन्काइमा प्रेजेंट होगा। उसके बाद जो अंदर का एक लेयर होगा, वहां पर क्या होगा? कॉलन काइमा होगा, कॉलन काइमा पाया जाएगा। ठीक है, अब यहां पर आगे बढ़े तो आगे यहां पर कहता है कि द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर लिविंग, elongated and irregularly thickened at the corners। तो यहां पर हमने एक तरीके से आपका जो कॉलन काइमा है उसके फंक्शन को यहां पर देख लिया, और यहां पर आप कॉलन काइमा के सेल्स के आप कैरेक्टरिस्टिक्स को या फिर कॉलन काइमा टिश्यू के कैरेक्टरिस्टिक्स को देख रहे हैं कि ये सेल जो होते हैं, इस टिश्यू के सेल क्या होते हैं? लिविंग होते हैं, इलोंगेटेड होते हैं मतलब लंबे शेप के होते हैं, और इरेगुलरली थिकेंड होते हैं कॉर्नर्स पर। तो इनका अगर हम लोग इमेज देखने की कोशिश करें तो यहां पर आप क्या देख सकते हैं? ये है आपका क्या? पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा में क्या देख रहे हैं कि इंटरसेलुलर स्पेसेस आपको प्रेजेंट हैं। इसके साथ में यहां पर आपका क्या है? यह है कॉलन काइमा। कॉलन काइमा में हमने एक फीचर क्या पढ़ा कि यहां पर जो सेल्स होते हैं, यहां पर सेल वॉल आपको कॉर्नर्स पे थिकेंड होते हैं, जो कि यहां पर आप देख सकते हैं ये कॉर्नर्स पे क्या है? काफी मोटे हैं। ठीक है, अब इसके बाद अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे अगला टाइप जो है हमारा परमानेंट टिश्यू का, वो है स्क्लेरेन्काइमा। यानी कि अगर हम देखें तो स्क्लेरेन्काइमा के बारे में हम देखने वाले हैं। उसके पहले हमने क्या कर लिया? पैरेन्काइमा देख लिया, कॉलन काइमा देख लिया, और हम स्क्लेरेन्काइमा को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो स्क्लेरेन्काइमा क्या है? एक प्रकार का परमानेंट टिश्यू है, और ये जो टिश्यू है ये प्लांट को हार्ड और स्टिफ बनाने का काम करता है। यानी कि जो प्लांट है उसको हार्डनेस कौन देता है? भाई स्क्लेरेन्काइमा देता है। तो इसके अलावा जो आपका ये फंक्शन हो गया, ये एक तरीके से फंक्शन के रूप में याद रख सकते हैं कि स्क्लेरेन्काइमा का क्या फंक्शन है? वो प्लांट को स्टिफ और हार्डनेस प्रोवाइड करता है। अब यहां से इस पॉइंट से एक क्वेश्चन बनता है जो कि आपके एनसीईआरटी बुक में भी दिया गया है, विच टिश्यू मेक्स अप द हस्क ऑफ कोकोनट। जो कोकोनट का हस्क होता है, खोल होता है, उसमें कौन सा टिश्यू प्रेजेंट होता है? तो उसका आंसर होगा हमारा स्क्लेरेन्काइमा। स्क्लेरेन्काइमा प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब यहां पर कहता है कि ये जो टिश्यू होता है स्क्लेरेन्काइमा, इसके सेल्स डेड होते हैं। डेड होते हैं मतलब उनमें जान नहीं होता है। ठीक है, दे आर लॉन्ग एंड नैरो एज द वॉल्स आर थिकेंड ड्यू टू लिनिन। अब यहां पर देखिए, जो स्क्लेरेन्काइमा के सेल्स होते हैं ये लॉन्ग होते हैं, जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं, ये लॉन्ग होते हैं, और इसके साथ ही क्या होते हैं? और इसके साथ ही नैरो होते हैं, पतले होते हैं, और साथ में इनका जो वाल होता है काफ़ी थिक होता है, और ये थिक होता है लिनिन की वजह से। अब यहाँ पर देखिए, ये आपका जो स्क्लेरेन्काइमा का है इमेज है, ये दूसरा इमेज है। एक आपका ट्रांसवर्स सेक्शन है और एक आपका लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है। मतलब एक आपको सामने से फोटो दिखाया जा रहा है और एक ऊपर से। जैसे ट्रांसवर्स सेक्शन में सामने से खड़ा हो जाऊं तो मैं दिखूंगा इस तरीके से, और आप मेरे सर के ऊपर से देखिएगा तो वो आपका क्या हो जाएगा? आपका लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन हो जाएगा। मतलब जो भी उल्टा, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी पतला होता है और काफ़ी लंबा होता है, लेकिन इसको काट के आप अगर देखें तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो ये स्क्लेरेन्काइमा है इसका वाल काफ़ी थिक होता है, और इसमें जो थिकनेस है वो प्लांट को ये प्रोवाइड करता है, और साथ में हार्डनेस प्रोवाइड करता है, और साथ में रिजिडिटी प्रोवाइड करता है। और इसके लिए क्या यूज में आता है? वो है लिनिन। इसकी वजह से जो स्क्लेरेन्काइमा है वो प्लांट को हार्डनेस और स्टिफनेस प्रोवाइड करने पाता है। और इसके साथ ही बात करें तो ये कहाँ पाया जाता है प्लांट में? तो ये पाया जाता है कि ये जो टिश्यू है ये आपको प्लांट के स्टेम्स में वास्कुलर बंडल के चारों ओर, यानी कि वास्कुलर बंडल क्या होता है हम नेक्स्ट कम्प्लेक्स टिश्यू देखेंगे तो वहाँ पर देखेंगे। और इसके अलावा लीव्स के वेन्स में, और जो आपको सीड और नट्स के जो हार्ड कवरिंग होते हैं, यानी जो आप देखते हैं कि जो बादाम वगैरह का खोल होता है जो कि काफ़ी हार्ड होता है, और साथ में जो बीज वगैरह होते हैं जिसका कवर हार्ड होता है, वो क्या होता है? वो एक प्रकार का स्क्लेरेन्काइमा होता है। अब यहाँ पर एक और चीज़ बताया जा रहा है कि ऑफन दीज वॉल्स आर सो थिक
दैट देयर इज नो इंटरनल स्पेस इनसाइड द सेल। यानी कि जो स्क्लेरेनकाइमा के वॉल्स इतने थिक होते हैं कि उसके अंदर, सेल के अंदर कोई भी स्पेस नहीं बचता है, ठीक है। इट प्रोवाइड्स स्ट्रेंथ टू द प्लांट। ये आपका एक तरीके का फंक्शन हो गया स्क्लेरेनकाइमा का। स्क्लेरेनकाइमा का हमने यहाँ पर क्या देख लिया, एग्जाम्पल देख लिया, इमेज देख लिया। यहाँ पर स्क्लेरेनकाइमा, ये है आपका एक तरीके से कोलेनकाइमा, और ये है पैरेनकाइमा, ठीक है। अब यहाँ पर आगे बढ़ें तो आगे यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि देखिए यहां पर आपको बताया जा रहा है एपिडर्मिस के बारे में। तो बात है कि ये एपिडर्मिस क्या होता है। तो यहां पर ऊपर हमने क्या देखा था कि भाई देखिए जो प्लांट होता है, प्लांट का जो सबसे आउटर लेयर होता है, बाहरी कवरिंग होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, एपिडर्मिस कहते हैं। उसी के बारे में यहां बात किया जा रहा है कि जितने सेल्स हैं, प्लांट क्या है, एक तरीके से सेल्स का ग्रुप है, तो उसके बाहर का जो लेयर है वो आपका क्या है, एपिडर्मिस है। तो यहां पर कहा जा रहा है कि व्हेन यू ऑब्जर्व द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ सेल्स, यानी सेल्स के सबसे बाहरी लेयर को देखेंगे तो वहां पर आपको क्या मिलेगा, एपिडर्मिस देखने को मिलेगा। और ये आपको जो एपिडर्मिस होता है ये जनरली आपको क्या बनता है, सिंगल लेयर ऑफ सेल्स से बनता है। मतलब कि जो ये एपिडर्मिस है वहां पर एक सेल एक सेल एक सेल, इस तरीके से कई सारे सेल जो हैं उसका एक लेयर ही है, और ये आपका इसी प्रकार से एपिडर्मिस फॉर्म होता है। यानी कि जो आउटर कवरिंग है प्लांट का, एपिडर्मिस, वहां पर सिंगल सेल का स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। अब यहां पर कहता है कि इन सम प्लांट्स लिविंग इन वेरी ड्राई हैबिटेट द एपिडर्मिस में बी थिकर सिंस प्रोटेक्शन अगेन वाटर लॉस इज क्रिटिकल। कई जगहों पर जहां पर जो क्लाइमेट है वो काफी अगर सूखा है, वहां पर वाटर वेपराइजेशन का खतरा ज्यादा है, पानी कम है, तो वहां पर जो एपिडर्मिस होगा वो काफी मोटा होगा। एक सेल के बजाय कई लेयर्स ऑफ सेल का आपका थिकनेस हो जाएगा एपिडर्मिस का, क्योंकि वाटर को बचाना है, वाटर को इवापोरेशन होने से रोकना है। इसके अलावा कहता है कि द इंटायर सरफेस ऑफ प्लांट हैज एन आउटर कवरिंग एपिडर्मिस, इट प्रोटेक्ट्स ऑल द पार्ट्स ऑफ द प्लांट। एपिडर्मिक सेल ऑन द एरियल प्लांट्स of the plant often secrete a waxy water resistant layer on the outer surface। यहां पर क्या कहता है, यहां पर कहता है कि जो आपका एपिडर्मिस होता है वो आपको प्लांट के हर जगह पर पाया जाता है। यानी प्लांट का जो टोटल कवरिंग है ना, वहां पर एपिडर्मिस आपको देखने को मिलेगा। मतलब आउटर लेयर एक तरीके से कह सकते हैं कि प्लांट का, जैसे हमारे शरीर का स्किन है उसी तरीके से प्लांट का क्या होगा, एपिडर्मिस होगा। और ये प्लांट के सारे पार्ट्स को बचाता है, और साथ में जो प्लांट का आपका एरियल पार्ट्स है, मतलब कि ऐसे इलाके जहां से आपका इवापोरेशन वगैरह ऊंचाई वाले इलाके हैं, वहां पर जो प्लांट है वो वैक्सी वाटर रेजिस्टेंट लेयर एक तरीके से प्रोवाइड करता है, और ये एक तरीके से वाटर लॉस होने से बचाता है। इवापोरेशन वगैरह के जरिए जो वाटर लॉस होता है उसको रोकता है प्लांट के अंदर, ठीक है। अब यहां पर कहता है इसके अलावा ये दूसरा भी काम करता है, वो है मैकेनिकल इंजरी। यानी कि मान लीजिए कहीं कोई चोट लग जाए, टूट जाए, या फिर किसी और तरीके से जो डैमेज है वो डैमेज होने से भी बचाता है। क्या ये जो वैक्सी आपको लिक्विड रेजिस्टेंट लेयर प्लांट के एपिडर्मिस के ऊपर रिलीज होता है उसकी बात कह रहे हैं, और ये पारासिटिक जो फंगी है उससे भी बचाता है, ठीक है। अब यहां पर कहता है कि सिंस इट हैज प्रोटेक्टिव रोल टू प्ले, सेल्स ऑफ एपिडर्मल टिश्यू ऑफन फॉर्म अ कंटिन्यूअस लेयर विदाउट इंटरसेलुलर स्पेसेस। यह क्या है, ये एक तरीके से टिश्यू है, एपिडर्मल टिश्यू। अब यहां पर क्या होता है, यहां पर क्योंकि एपिडर्मिस का काम क्या है, एपिडर्मिस का काम है प्रोटेक्शन, कि भाई प्लांट का प्रोटेक्शन करना है, इसलिए यहां पर क्या होता है, ये जो एपिडर्मिस में सेल्स होते हैं ये काफी क्लोजली पैक्ड होते हैं और ये कंटिन्यूअस लेयर बनाते हैं। मतलब कि इनमें कहीं भी आपको गैप नहीं मिलेगा, आपको पूरी तरीके से टाइटली पैक्ड होते हैं। जैसे हमारा स्किन क्या है, सभी जगहों से पैक है। कहीं आपको स्किन मिलता है क्या कि स्किन में छेद है और उसके थ्रू कुछ भी अंदर बाहर जा सकता है? जी नहीं। स्किन है जिस तरीके से हमारे शरीर के हर एक पार्ट को कवर करता है, उसी तरीके से प्लांट के हर एक पार्ट को एपिडर्मिस कवर करता है। अब यहां पर एपिडर्मिस ये मत समझ लीजिएगा प्लांट का जो सबसे बाहरी खोल है, नहीं, उसके थोड़ा सा अंदर एक लेयर होता है, बाहरी खोल जो होता है वो कॉर्क वगैरह होते हैं, जो कि आप छाल वगैरह देखते हैं, उसकी बात नहीं हो रही है, उसके अंदर जो आपका स्ट्रक्चर होता है ना, उसकी बात हो रही है, ठीक है। अब यहां पर कहता है कि मोस्ट एपिडर्मल सेल्स आर रिलेटिवली फ्लैट, ये काफी फ्लैट होते हैं, और इनका जो आउटर साइड वॉल होता है वो काफी थिक होता है इनर वॉल के कंपैरिजन में। क्योंकि देखिए एपिडर्मिस जो है और एपिडर्मिस का जो सेल है, एपिडर्मल सेल है, उसमें क्या करना है कि भाई बाहर से, जैसे अगर मान लीजिए कोई ये प्लांट है,
ये प्लांट है और इसके आउटर लेयर पर यहां पर कोई सेल है, उसको बाहर से ना सिक्योरिटी प्रोवाइड करना है कि बाहर से कुछ डैमेज ना कर दे, वाटर लॉस ना हो जाए, कुछ भी ना हो जाए। तो यहां पर इस साइड में, बाहर के साइड में सेल वाल क्या होगा, मोटा होगा, अंदर साइड में उसको थोड़ा ही ना प्रोटेक्शन करना है, इसलिए इंटीरियर साइड में जो सेल वाल होता है वो उतना मोटा नहीं होता है। ठीक है, अब यहां पर आगे कहता है कि वी कैन ऑब्जर्व स्मॉल पोर्स हियर एंड देयर इन द एपिडर्मिस ऑफ द लीफ, दिस पोर्स आर कॉल्ड स्टोमाटा। स्टोमाटा आपने पढ़ा होगा क्या होता है, आपने जब फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ा होगा क्लास 7 में, वहां पर पढ़ा होगा। अब देखिए हमने बात किया कि भाई प्लांट का हर एक पार्ट, चाहे आप पत्ती ले लें, चाहे स्टेम ले लें, चाहे कोई भी पार्ट ले लें, वहां पर आपको क्या है, एपिडर्मिस का लेयर है। अब यहां पर हमने क्या देखा कि भाई एपिडर्मिस का लेयर जो है उसमें कहीं भी गैप नहीं होता है, सारे आपको जो पूरा लेयर है वो क्लोजली पैक्ड सेल्स का होता है कि कहीं से कुछ लीकेज होकर अंदर ना चला जाए, प्रोटेक्शन का काम है। ठीक है, लेकिन यहां पर हमें पता है कि भाई जो स्टोमाटा है वो कहां प्रेजेंट होता है, पत्तियों पर प्रेजेंट होता है, और पत्तियों पर भी क्या है, पत्तियों पर भी हमारा है एपिडर्मिस। तो यहां पर हमें तो भाई फोटोसिंथेसिस करना है, और उसके लिए हमें क्या चाहिए, हमें CO2 चाहिए, और CO2 या फिर दूसरे गैसेस वगैरह का जो मूवमेंट होता है वो होना है, वो भी जरूरी है। तो उसके लिए क्या होता है, इस पूरे प्लांट पर कई सारे छेद होते हैं, कई सारे पोर्स होते हैं, और ये एपिडर्मिस के बीच में से पोर्स होते हैं। जैसे हमारे शरीर में क्या है, माउथ है, तो माउथ को हम जब चाहें खोल सकते हैं, बंद कर सकते हैं। उसी तरीके से प्लांट में क्या होते हैं, प्लांट में आपके स्टोमाटा होते हैं। अब सेम नहीं है, मैं एग्जाम्पल समझा रहा हूं कि जिस तरीके से हम खोल और बंद कर सकते हैं ना, वैसा करते हैं, लेकिन दोनों बिल्कुल अलग चीज है। मैं केवल आपको इमेज आपको दिखाने के लिए, मतलब इमेजिन करने के लिए आपको समझा रहा हूं। ठीक है, तो स्टोमाटा जो होता है वो आपको एक तरीके से फैसिलिटेट करता है गैसेस को अंदर बाहर होने से, वाटर ट्रांसपिरेशन होने के लिए, ये सारा चीज़ों में मदद करता है। तो स्टोमाटा क्या है, स्टोमाटा एक तरीके से प्लांट लीफ के ऊपर जो एपिडर्मिस है वहां पर टाइनी पोर्स हैं जो कि आपके गैसियस एक्सचेंज को और ट्रांसपिरेशन को मदद करते हैं। अब यहां पर बात है कि स्टोमाटा क्या हमेशा खुला रहता है, जी नहीं। ये जो टाइनी पोर्स हैं ये जब चाहे प्लांट, जब प्लांट को जरूरत है तब वो पोर्स खुलते हैं, और जब प्लांट को जरूरत नहीं होता है वो बंद हो जाते हैं। और इस काम को करने के लिए प्लांट में क्या होता है, प्लांट के जो ये पोर्स होते हैं इसके दोनों तरफ क्या होते हैं, गार्ड सेल्स होते हैं जो कि आपको बंद और खोलने का काम करते हैं, ताकि जब जरूरत है गैसियस एक्सचेंज का तब खुलेगा, जब नहीं जरूरत है तो बंद हो जाएगा। अब यहां पर बात है कि ट्रांसपीरेशन क्या होता है। ट्रांसपीरेशन एक तरीके से वाटर वेपर के रूप में जो प्लांट्स है वो क्या करते हैं, वाटर लॉस करते हैं, वाटर इवापोरेट करते हैं, ताकि वो एक तरीके से वाटर को नीचे से खींच सकें, अपना टेम्परेचर मेंटेन कर सके और चीज़ों के लिए। तो वो होता है हमारा ट्रांसपीरेशन, और ये ट्रांसपीरेशन भी स्टोमाटा से ही होता है। तो यहां पर क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट बनता है कि फंक्शन ऑफ स्टोमाटा, स्टोमाटा का क्या काम है, क्या फंक्शन है, ये एक तरीके से आप यहां से बता सकते हैं, यहां से लिख सकते हैं। तो यहां पर हम एपिडर्मिस के बारे में समझ गए। अब यहां पर आगे कहा जाता है कि जो एपिडर्मल सेल होते हैं, यानी एपिडर्मिस के जो सेल होते हैं, एपिडर्मिस टिश्यू के जो सेल होते हैं रूट्स में यानी प्लांट के जड़ों में, वहां पर क्या होता है, वहां पर वाटर एब्जॉर्प्शन की काफी ज्यादा जरूरत होती है, क्योंकि वहां से वाटर एब्जॉर्ब करके प्लांट्स के ऊपर पार्ट्स तक पहुंचाना है। यहां पर क्या होता है कि जो एपिडर्मल सेल्स होते हैं, यहां पर आपको लॉन्ग हेयर लाइक पार्ट्स होते हैं जो कि आपके वाटर एब्जॉर्प्शन एरिया को बढ़ा देते हैं, सरफेस एरिया को बढ़ाने का काम करते हैं, जिससे क्या होता है, ज्यादा अमाउंट में वाटर एब्जॉर्ब हो सकता है। और इसके अलावा जो आपके डेजर्ट प्लांट्स होते हैं ना, वहां पर जो एपिडर्मिस होता है वहां उसमें आपको थिक वैक्सी कोटिंग, क्यूटिन का कोटिंग, क्यूटिन क्या है, एक तरीके का केमिकल सब्सटेंस है जिसमें वाटरप्रूफ क्वालिटी होती है, ये प्रेजेंट होता है। तो जनरली आपने जो कैक्टस देखा हुआ है, कैक्टस में आप क्या देखते हैं, कैक्टस बिल्कुल वैक्सी उसका सब्सटेंस होता है, स्ट्रक्चर होता है, वो एक तरीके से नॉर्मल प्लांट से काफी डिफरेंट होता है। तो उसी चीज की यहां पर बात की जा रही है। तो ऐसा होता क्यों है, वाटरप्रूफ क्वालिटी वाला कोटिंग क्यों होता है, क्योंकि भाई डेजर्ट इलाके में जो प्लांट होते हैं उनको वाटर लॉस होने से बचाना है, वाटर नहीं लूज करना है, इसलिए वो ये ऐसा काम करते हैं। अब यहां पर आगे बात है कि इज द आउटर लेयर ऑफ ब्रांच ऑफ अ ट्री डिफरेंट फ्रॉम द आउटर लेयर ऑफ यंग स्टेम, यानी कि कोई बड़ा पेड़ है
उसका जो एपिडर्मिस है, आउटर लेयर है, क्या वो एक नए छोटे से पौधे के कंपैरिजन में बहुत डिफरेंट होता है क्या? जी हाँ, बहुत डिफरेंट होता है। तो यहां पर बताया जा रहा है कि देखिए जैसे जैसे प्लांट ग्रो करता है, जैसे जैसे प्लांट बूढ़ा होता है, बड़ा होता है, जो आउटर प्रोटेक्टिव लेयर है, आउटर प्रोटेक्टिव टिश्यू है, यानी कि कौन सा टिश्यू? एपिडर्मिस टिश्यू। ये जो टिश्यू है इसमें कई सारे चेंजेस होते हैं। यहां पर चेंजेस क्या होते हैं? एक स्ट्रिप, एक सेकेंडरी मेरिस्टेम का एक स्ट्रिप नया आ जाता है। अब यहां पर देखिए, यहां पर आपका एक क्लासिफिकेशन जो हमने पढ़ा था ना प्लांट टिश्यू का, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए यहां पर आप अभी क्लास 9th में पढ़ रहे हैं, इसलिए यहां पर सिर्फ आपको मेरिस्मेटिक टिश्यू का 3 पार्ट्स दिखा दिए गए। लेकिन यहां पर आपको क्या होता है, यहां पर मेरिस्मेटिक टिश्यू में 2 पार्ट्स होते हैं। पहला तो आपका प्राइमरी हो गया, और इसके बाद होता है आपका सेकेंडरी। तो ये जो तीनों है ना, ये तीनों आपका प्राइमरी का हिस्सा है। सेकेंडरी में आर्क आपका आ जाता है, कुछ और आपको क्लासिफिकेशन आ जाते हैं। उसमें एक एग्जांपल है कॉर्क कैम्बियम, जो कि आपका जो प्लांट का सबसे आउटर लेयर, जो छाल देखते हैं, जो कॉर्क होता है, उसकी बात यहां पर की जा रही है। तो वो आपका सेकेंडरी मेरिस्टेम का हिस्सा होता है। उसके बारे में डिटेल यहां पर आपको नहीं पढ़ना है, इसलिए आपको सिंपली क्या किया गया यहां पर चैप्टर में, यहां पर सिंपली आपको बात कर दी गई है कि मेरिस्मेटिक टिश्यू के 3 पार्ट्स होते हैं। ठीक है, उसको आप ध्यान में मत रखिएगा, बस मैंने आपको समझाने के लिए ये बता दिया, वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। अब यहां पर कहता है कि क्या होता है कि जब प्लांट एक तरीके से बड़ा होता है, उसके जो आउटर एपिडर्मिस टिश्यू है उसमें कई सारे चेंजेस होते हैं। चेंजेस क्या होते हैं? यहां पर क्या होता है कि सेकेंडरी मेरिस्टेम एक तरीके से आ जाता है। एक सेकेंड, यहां पर मैं थोड़ा सा क्लिक कर दूं। हाँ, सेकेंडरी मेरिस्टेम जो है वो सामने आ जाता है, और ये सेल्स का कई सारा लेयर होता है जो मिलकर क्या बनाते हैं? कॉर्क बनाते हैं। कॉर्क क्या होता है भाई? प्लांट का जो आउटर लेयर होता है, छाल जो कहते हैं ना, प्लांट का छाल है, उसकी बात यहां पर की जा रही है। और ये जो कॉर्क के सेल्स होते हैं ये डेड होते हैं, और ये कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होते हैं, और इसमें कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता। इंटरसेलुलर स्पेस कहने का मतलब कि भाई प्लांट्स में जो सेल है ना, उनके बीच में गैप नहीं होता, उसकी बात यहां पर की जा रही है। समझ गए? तो यहां पर इंटरसेलुलर स्पेस का मतलब ये हो गया। अब इसके बाद आगे बढ़ें कि यहां पर कहता है दे हैव आल्सो अ सब्सटेंस कॉल्ड सुबेरिन इन देयर वॉल्स दैट मेक देम इम्पेरियस टू गैसेस एंड वाटर। यानी कि ये जो आपके कॉर्क होते हैं ना, इनमें ये सब्सटेंस होता है जिसकी वजह से जो गैसेस और वाटर हैं वो एक तरीके से एक्सचेंज या फिर रिलीज नहीं हो पाते। अब यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर आपको कॉर्क सेल का जो प्रोटेक्टिव लेयर है, प्रोटेक्टिव टिश्यू है, उसकी बात यहां पर की जा रही है। ठीक है, तो यहां पर आगे अब हम बढ़ते हैं, तो हमारा जो सिंपल परमानेंट टिश्यू था वो कंप्लीट हो गया, और अब हम पढ़ेंगे क्या? अब हम पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की बात करें तो यहां पर आपको इसको शुरू करते हैं। तो यहां कहा जा रहा है कि द डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज वी हैड डिस्कस्ड अंटिल नाउ आर ऑल मेड अप ऑफ वन टाइप ऑफ सेल्स। यानी कि अभी तक जो हमने टिश्यूज देखे, वहां पर एक टाइप के सेल ही मिलकर एक टिश्यू को बना रहे थे। मतलब एक टिश्यू, उसमें एक ही प्रकार का सेल। मतलब कि यहां पर हमने अगर बात किया, यहां पर अगर हमने बात किया, जैसे कोई भी आप बात कर लें, तो यहां पर पैरेन्काइमा, तो ये सारे एक जैसे सेल हैं, एक जैसे सेल मिलकर एक टिश्यू बन गए। यहां भी एक जैसे कॉलेनकाइमा, एक जैसे सेल मिलकर एक टिश्यू बन गए। यहां पर आपका स्क्लेरेनकाइमा, तो सेम सेल है, पूरे टिश्यू में एक ही सेल प्रेजेंट है, एक ही प्रकार का सेल प्रेजेंट है। लेकिन यहां पर अब हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, यहां पर कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू पढ़ने वाले हैं, इसमें क्या होता है, यहां पर आपको एक तरीके से यहां पर कॉम्प्लेक्स टिश्यू होता है, इसको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। और यहां पर क्या होता है, यहां पर एक से ज्यादा प्रकार के सेल्स होते हैं। मतलब कई सारे प्रकार के सेल्स एक साथ आते हैं, एक साथ मिलते हैं, एक साथ रहते हैं, और किसी एक खास टास्क को परफॉर्म करते हैं। अब यहां पर ये सारे सेल्स जो होते हैं एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करके एक कॉमन फंक्शन को करने का काम करते हैं। अब यहां पर कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में हमें 2 प्रकार के टिश्यूज पढ़ने हैं। पहला है जाइलम टिश्यू और दूसरा है फ्लोएम टिश्यू। अब यहां पर देख लीजिए, फिर से क्लासिफिकेशन को अगर मैं दिखाऊं तो यहां पर हमने मेरिस्मेटिक टिश्यू को पढ़ लिया। मेरिस्मेटिक टिश्यू हमने क्या देखा, हमने एपिकल मेरिस्टेम, लैटरल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम देख लिया। परमानेंट टिश्यू में हमने सिंपल परमानेंट टिश्यू की बात कर ली, वहां पर पैरेन्काइमा को देख लिया और पैरेन्काइमा का क्लासिफिकेशन भी देख लिया, कॉलेनकाइमा देख लिया, स्क्लेरेनकाइमा
पेरेन्काइमा देख लिया। अब हम आ चुके हैं हमारे कॉम्प्लेक्स में, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में, और साथ में सिंपल परमानेंट टिश्यू में हमने एपिडर्मल टिश्यू की भी बात कर ली, एपिडर्मिस की भी बात कर ली। कॉम्प्लेक्स टिश्यू परमानेंट टिश्यू में हमें क्या पढ़ना है, जाइलम के बारे में पढ़ना है और फ्लोएम के बारे में पढ़ना है। अब यहां पर हमें ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है कि जाइलम कैसे काम करता है, फ्लोएम कैसे काम करता है, सिंपली हमें उसके पार्ट्स वगैरह के नाम देख लेने हैं और वो एक तरीके से जिंदा होते हैं, डेड होते हैं, ये सारी छोटी छोटी बातें हमें देख लेनी है। तो यहां पर अगर हम लोग आगे बढ़ें तो यहां पर कह रहा है कि ये दोनों क्या है, एक प्रकार के कॉम्प्लेक्स टिश्यूज हैं। कॉम्प्लेक्स टिश्यू इनको हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इनमें एक से ज्यादा प्रकार के सेल्स होते हैं और वो सारे सेल्स मिलकर एक टास्कों को परफॉर्म करने का काम करते हैं। अब यहां पर कहता है कि ये दोनों जो हैं वो एक प्रकार के कंडक्टिंग टिश्यू हैं और ये वास्कुलर बंडल बनाते हैं, वास्कुलर बंडल का निर्माण करते हैं। वास्कुलर बंडल या फिर इसको हम वास्कुलर टिश्यू भी कहते हैं। ये जो आपका टिश्यू है जाइलम और फ्लोएम, इनको हम वास्कुलर टिश्यू कहते हैं या फिर कंडक्टिव टिश्यू कहते हैं। रीजन क्या है, रीजन ये है कि ये दोनों टिश्यूज जो हैं ये प्लांट में कंडक्शन का काम करते हैं, एक सामान को एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाने का काम करते हैं। अब यहां पर अगर हम लोग देखें तो यहां पर अगर हम आगे देखें तो यहां पर कहता है कि यहां पर जो ये स्ट्रक्चर है आपका जाइलम और फ्लोएम का, उसकी वजह से ही जो बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स प्लांट देखे, कॉम्प्लेक्स प्लांट कहने का मतलब कि जो बहुत बड़े बड़े स्ट्रक्चर वाले प्लांट होते हैं जो आपको बहुत सारे टास्क वगैरह परफॉर्म करते हैं, उसका बहुत आपको क्लासिफिकेशन है। यहां पर आपको 9th क्लास में उसके बारे में नहीं पढ़ना है, बस समझ लीजिए कि सिंपली कहें तो जो बड़े बड़े प्लांट आप देखते हैं ना जो काफ़ी कॉम्प्लेक्स होते हैं, काफ़ी जैसे आम वगैरह का जो प्लांट होता है वो एक प्रकार का कॉम्प्लेक्स प्लांट का एग्जाम्पल है। ये अर्थ पर जिंदा ही इसलिए रह नहीं पाए क्योंकि इनके पास कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू थे और ये अपने शरीर में कंडक्शन का काम जाइलम और फ्लोएम की मदद से कर पाते थे। अब यहां पर सबसे पहले हम जाइलम की बात करते हैं। तो जाइलम का भाई काम क्या है, ये अगर हम देखने की कोशिश करें तो जाइलम एक तरीके से क्या करता है, वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन करता है वर्टिकली। मतलब कि आप अगर कोई प्लांट देखते हैं तो प्लांट के जड़ में से जो वाटर है और जो मिनरल्स हैं उसको प्लांट के सारे शरीर के सारे पार्ट्स तक पहुंचाने का काम कौन करेगा, जाइलम टिश्यू करेगा। अब यहां पर जाइलम टिश्यू में होता क्या है, कंपोनेंट्स क्या होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन बनता है कि व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ जाइलम टिश्यू, उनके नाम लिखिए। तो यहां पर आपका जाइलम में ट्रैकिड्स होते हैं, वेसल्स होते हैं, जाइलम पेरेन्काइमा होता है और जाइलम फाइबर्स होते हैं। अब यहां पर इनके बारे में ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है, इनका आप एक तरीके से आपको स्ट्रक्चर पढ़ना है। अब यहां पर जो ट्रैकिड्स होते हैं और जो वेसल्स होते हैं इनके काफी थिक वॉल होते हैं और इनमें कई सारे डेड सेल होते हैं। और ये डेड सेल आपको ऐसा नहीं है कि शुरू से ही होते, आगे चलकर डेड सेल हो जाते हैं। और जो ट्रैकिड्स होते हैं और वेसल्स होते हैं ये एक प्रकार के ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होते हैं और इसकी मदद से ही आपको वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है। किसकी मदद से, ट्रैकिड्स और वेसल की मदद से। अब यहां पर आगे कहता है कि जो जाइलम पेरेन्काइमा है, यहां पर जो जाइलम पेरेन्काइमा हमने देखा ये क्या काम करता है, फूड को स्टोर करने का काम करता है। जो जाइलम फाइबर्स होते हैं इनका मेन काम सपोर्ट करना होता है, यानी कि बाकी जो सेल्स हैं उनको सपोर्ट करने का काम करते हैं। अब यहां पर आपको ट्रैकिड्स, वेसल्स, जाइलम पेरेन्काइमा और साथ में आपको यहां पर आपको फ्लोएम का एक इमेज देख सकते हैं। ट्रैकिड्स का ये स्ट्रक्चर होता है, वेसल्स इस तरीके से होते हैं और इसी के थ्रू क्या होता है, इसी के थ्रू आपका कंडक्शन का काम होता है। और जाइलम पेरेन्काइमा आपका फूड स्टोरेज का काम करेगा, जाइलम फाइबर क्या करेगा, सपोर्टिंग रोल अदा करेगा। तो यहां पर अगर हम लोग देखें तो यहां पर इसके बाद हमारे सामने आ जाता है फ्लोएम। और हाँ, यहां ध्यान रखिएगा कि ये कंपोनेंट से यहां पर आपको जाइलम का फंक्शन वगैरह जो था मैंने बता दिया, अलग अलग कंपोनेंट का भी काम मैंने बता दिया। तो कभी आपसे पूछे कंपोनेंट्स ऑफ जाइलम तो उसके नाम लिख करके साथ में आप उसके बारे में अगर एक्सप्लेन कर देंगे तो आपके और भी अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आ जाता है फ्लोएम। फ्लोएम जो है उसमें 5 प्रकार के सेल्स होते हैं। कौन कौन से सेल, सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम फाइबर, फ्लोएम पेरेन्काइमा और इसके साथ ही सीव सेल्स। ये 5 प्रकार के सेल्स होते हैं जिनसे मिलकर क्या बनता है, आपका फ्लोएम बनता है। अब यहां पर देखिए जो सीव ट्यूब्स होते हैं ये ट्यूबुलर सेल्स होते हैं और इनमें परफोरेटेड वॉल्स होते हैं। परफोरेटेड वॉल्स कहने का मतलब ये है कि इसमें छेद जैसे या फिर इनसे सामान जो है वो आपको आदान प्रदान हो सकता है। अब यहां पर देखिए तो यहां पर आपको क्या है, फ्लोएम का इमेज आप देख सकते हैं। फ्लोएम में आप देख सकते हैं फ्लोएम पेरेन्काइमा है, यहां पर ये वाला आपका सीव ट्यूब है, सीव प्लेट है। सीव प्लेट एक तरीके से क्या होता है, जो एक तरीके से आपका सेल का
एक आपका कॉर्नर होता है। जैसे यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर जो फ्लोएम है, फ्लोएम में ये जो आपका सीव ट्यूब है ना, ये एक तरीके का सेल है, ये जिंदा सेल है। लेकिन इसमें जो आपका सेल वाल होता है उसमें इस तरीके के छेद होते हैं जिसके थ्रू फूड वगैरह ऊपर या फिर नीचे की ओर आ जा सकता है। तो यही आपका यहाँ पर सीव प्लेट होता है जिसमें पोर्स होते हैं जिसके थ्रू मूवमेंट होता है। और इसके बाद अगर हम लोग आगे बढ़ें तो यहाँ पर आपका जो फ्लोएम है वो क्या काम करता है, आपका फूड का काम करता है, लीव्स से लेकर प्लांट्स के दूसरे पार्ट तक। अब यहां पर देखिए तो इसमें जो फ्लोएम फाइबर होता है वो एक प्रकार का डेड सेल होता है, लेकिन बाकी सारे फ्लोएम सेल्स जो होते हैं वो लिविंग सेल होते हैं। यहां पर एक और चीज आपको ध्यान रखना है कि जो आपका फ्लोएम होता है और जाइलम होता है उसमें एक डिफरेंस ये होता है कि जाइलम हमेशा वाटर को नीचे से ऊपर की ओर लेके जाता है, लेकिन फ्लोएम में जो फूड का मूवमेंट होता है वो किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। और फ्लोएम में जो मूवमेंट होता है उसके लिए एनर्जी कंज्यूम किया जाता है, लेकिन जो आपका जाइलम होता है उसमें मूवमेंट के लिए एनर्जी कंजम्पशन नहीं होता है, उसमें फिजिकल फोर्स का यूज किया जाता है। उसके बारे में आप क्लास 10th में पढ़िएगा जब आप पढ़िएगा चैप्टर नंबर 6। ठीक है, तो यहां पर इसके बाद आ जाता है हमारे सामने क्या, एनिमल टिश्यूज। एनिमल टिश्यूज की बात करें तो उसके पहले अगर हम देखें तो ये क्वेश्चन जो हैं इन क्वेश्चंस को तो हमने एक तरीके से देख लिया। सिंपल टिश्यूज क्या होते हैं वो एक तरीके से हमने देख लिया, उसके टाइप्स को भी हमने देख लिया, आप आराम से एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसके बाद एपिकल मेरिस्टेम कहाँ पाया जाता है ये भी हमने बता दिया। यहां पर हमने देख लिया कि कोकोनट का जो हस्क है वो किस चीज का बना हुआ होता है, फ्लोएम में कौन कौन से कंस्टिट्यूएंट होते हैं वो भी हमने देख लिया। अब यहां पर एनिमल टिश्यूज की बात करें तो एनिमल टिश्यूज में मतलब हम एनिमल शरीर की बात करने वाले हैं। और यहां जो हमारा ये चैप्टर है इसमें मेनली आपको ह्यूमन बॉडी के बारे में बात की गई है कि इंसानों के शरीर में क्या क्या होते हैं क्या नहीं होते हैं उसके बारे में फोकस किया गया। तो यहां पर कुछ बेसिक्स आपको इंट्रोडक्शन जैसा समझाने की कोशिश की गई है, जरा सा देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग अपने मेन पॉइंट पर आएंगे। तो यहां पर कहता है कि व्हेन वी ब्रीथ वी कैन एक्चुअली फील द मूवमेंट ऑफ आवर चेस्ट, यानी कि जब हम ब्रीद करते हैं तो हम अपने चेस्ट के मूवमेंट को फील कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अगर जब ब्रीद करते हैं तो आपको पता है कि आपको पता चल रहा है कि यार आपका चेस्ट जो है ना वो फूल रहा है, किसी प्रकार का मूवमेंट हो रहा है। हाउ डू दीज बॉडी पार्ट्स मूव, यानी कि यार हमारे शरीर के ये बॉडी पार्ट्स मूव कैसे करते हैं। फॉर दिस वी हैव स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्स मसल सेल्स, और ये मूवमेंट का काम करने के लिए हमारे शरीर में स्पेशलाइज्ड सेल होते हैं जिनको कि हम मसल सेल कहते हैं। और यहाँ पर जो ये कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है इन सेल्स का, उसकी वजह से मूवमेंट होता है। यानी कि ये जो मसल सेल्स होते हैं ये क्या करते हैं, सिकुड़ते हैं और फैलते हैं, और इस प्रकार के मूवमेंट की वजह से ही हमारा क्या होता है, हमारे शरीर का मूवमेंट होता है। ठीक है, अब यहां पर आगे सवाल एक और पूछा जा रहा है कि भाई ड्यूरिंग ब्रीदिंग वी इनहेल ऑक्सीजन, वेयर डज दिस ऑक्सीजन गो, यानी कि हम जो ब्रीद करते हैं तो हमारा ऑक्सीजन अंदर हम लेते हैं, तो ये ऑक्सीजन कहाँ जाता है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि इट इज एब्जॉर्ब्ड इन द लंग्स एंड देन इट इज ट्रांसपोर्टेड टू ऑल द बॉडी पार्ट्स थ्रू ब्लड, यानी कि ये लंग्स के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है और फिर उसको ब्लड के जरिए हमारे शरीर के हर पार्ट तक पहुंचा दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर सवाल उठता है कि हर सेल को ऑक्सीजन क्यों चाहिए भाई, हमारे हर सेल को ऑक्सीजन की क्या जरूरत है। उसका कारण ये है कि भाई हमारा जो हर सेल होता है उसमें क्या होता है, सेलुलर रेस्पिरेशन होता है। आपका माइटोकॉन्ड्रिया में आपने पढ़ा है कि माइटोकॉन्ड्रिया हमारे शरीर का पावर हाउस होता है, उसमें एनर्जी निकालने के लिए, एनर्जी सेल को जिंदा रखने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसके लिए सेलुलर रेस्पिरेशन होता है, और उसके लिए हमें क्या जरूरत होता है, O2 का जरूरत होता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अब यहां पर आगे कहता है कि भाई ब्लड फ्लोज एंड कैरीज वेरियस सब्सटेंस फ्रॉम वन पार्ट टू of the body to other. For example, it carries oxygen, food to all cells. It also collects waste from all parts of the body and carries them to the liver and kidney for disposal. यानी कि जो ब्लड है वो ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, एक सामान को एक जगह से दूसरी जगह सामान वगैरह कैरी करता है, यही चीज बताया गया है। तो यहां पर जो ब्लड की बात हमने की और मसल की बात की, ये दोनों एक प्रकार के क्या हैं, टिश्यू के एग्जाम्पल हैं।
ठीक है, हमारे शरीर में तो हमने तो ये देखा है कि भाई डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स पाए जाते हैं। मसल सेल का स्ट्रक्चर अलग होता है, आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा होगा कि मसल सेल का स्ट्रक्चर अलग होता है, नर्व सेल का अलग होता है, ब्लड में आरबीसी का अलग होता है, इसके अलावा हमारा जो हार्ट का सेल है उसका स्ट्रक्चर अलग होता है। तो शरीर में कई सारे सेल्स हैं, वो सारे सेल्स का स्ट्रक्चर अलग अलग होता है और ये सारे सेल्स मिलकर अलग अलग हमारे टिश्यू का निर्माण करते हैं। भाई टिश्यू क्या होता है, कैसे बनता है, क्या स्ट्रक्चर होता है, फंक्शन, वो तो हम पहले ही देख चुके हैं। अब यहां पर कहा जाता है कि ऑन द बेसिस ऑफ द फंक्शंस दे परफॉर्म वी कैन थिंक ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल टिश्यूज। हमारे फंक्शन के आधार पर हम डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल टिश्यूज को यहां पर देखने वाले हैं। जैसे कि उनमें कौन कौन सा टिश्यू हम देखेंगे, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू। ये सारे टिश्यूज हमें यहाँ पर पढ़ने हैं। और यहाँ पर एक चीज़ बताया गया है कि ब्लड एक प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू है और मसल जो है, मसल से हमारा मस्कुलर टिश्यू बनता है। ठीक है, तो इसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे सामने आ जाता है पहला जो हमारा एनिमल टिश्यू है, जो कि है एपिथेलियल टिश्यू। तो इसको आइए हम जरा सा पढ़ लेते हैं। तो एपिथेलियल टिश्यू को पढ़ने से पहले ज़रा सा हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपना क्लासिफिकेशन देख लेते हैं कि भाई जो एनिमल टिश्यूज़ हैं उनको कितने पार्ट्स में, कितने हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। तो देखिए यहाँ पर हम क्या पढ़ रहे हैं, एनिमल टिश्यूज़। एनिमल टिश्यूज़ में हमें कौन कौन से टिश्यू पढ़ने हैं, पहला तो हमारा एपिथेलियल टिश्यू पढ़ना है, इसके बाद मस्कुलर टिश्यू पढ़ना है और इसके साथ ही इसके बाद हमें कनेक्टिव टिश्यू पढ़ना है और इसके बाद नर्वस टिश्यू पढ़ना है। तो यहाँ पर एपिथेलियल टिश्यू में हम जो पढ़ रहे हैं उसमें हम 6 प्रकार के टिश्यूज़ की बात करेंगे। सिंपल स्क्वैमस, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस, कॉलमनर एपिथेलियम, सिलेटेड कॉलमनर, क्यूबोइडल एपिथेलियम, इसके बाद ग्रैंडुलर एपिथेलियम, ये सारे पढ़ेंगे। इसके बाद मस्कुलर में 3 आ जाएंगे, स्ट्रेन्ड, नॉन स्ट्रेन्ड और कार्डियक। इसके बाद कनेक्टिव टिश्यू में हम पढ़ेंगे कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, इनमें हम सारे को पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसके बाद हमारा लास्ट में नर्वस आ जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बारी बारी से देख लेते हैं सभी को। और सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं किसके साथ, एपिथेलियल टिश्यू के साथ। अब यहाँ पर कहता है कि द कवरिंग और प्रोटेक्टिव टिश्यू इन द एनिमल बॉडी आर एपिथेलियल टिश्यूज। यानी कि आपके शरीर में जो भी कवरिंग है या फिर प्रोटेक्टिव आपका एक तरीके से टिश्यू है, वो है आपका एपिथेलियल टिश्यू। जैसे कि आप अपने शरीर में जो स्किन देख रहे हैं, स्किन एक प्रकार का क्या है, एपिथेलियल टिश्यू है। इसके साथ ही आपके माउथ में इंटीरियर में जो स्किन का स्ट्रक्चर है, जो आप अंडर में देख सकते हैं, वो क्या है, एक प्रकार का एपिथेलियल टिश्यू है। आपका जो ये फूड पाइप अंदर जाता है, ये भी एक, वहां पर भी जो स्किन, इनर स्किन है, वो क्या है, एपिथेलियल टिश्यू है। जितने भी आपके ऑर्गन्स हैं, जैसे कि आपका स्टमक है, इंटेस्टाइन है, उसमें जो आपका आउटर कवरिंग है, इनर कवरिंग है, वो क्या है, वो आपका एपिथेलियल टिश्यू का ही बना हुआ है। समझ गए? तो यानी कि आपके शरीर में जो प्रोटेक्टिव लेयर है, कहीं भी है, चाहे वो आपके स्किन पर हो या शरीर के अंदर कहीं भी हो, जो कि अलग अलग ऑर्गन को अलग अलग बाइफरकेट करता है, वो आपका किस चीज़ का बना हुआ है, एपिथेलियल टिश्यू ही है वहाँ पर। और वहाँ पर क्या होते हैं, एपिथेलियल सेल्स होते हैं। ठीक है, अब यहां पर कहता है कि जो एपिथेलियम है वो आपके ज्यादातर ऑर्गन्स, कैविटीज को कवर करता है, शरीर के सारे इंटरनल पार्ट्स को या फिर आउटर पार्ट्स को, सबको कवर करता है। ये एक तरीके से बैरियर के रूप में काम करता है, जो कि बॉडी के सारे सिस्टम्स को सेपरेट रखता है, अलग अलग ऑर्गन को अलग अलग रखता है। जैसे कि जो स्किन है, इसके अलावा जो माउथ का लाइनिंग है, इनर माउथ का लाइनिंग, जो आप इनर माउथ का स्किन वगैरह देख रहे हैं, ब्लड वेसल्स का जो लाइनिंग है, यानी जो शरीर में ब्लड वेसल्स होते हैं ना, उसका भी जो आउटर प्रोटेक्टिव लेयर, इनर लेयर जो होता है, वो आपका एपिथेलियल सेल्स से ही बना हुआ होता है। इसके साथ ही जो लंग में एल्वियोली होता है, जिसके जरिए हम जो हवा लेते हैं, जो कि एब्जॉर्ब करता है और ऑक्सीजन को हमारे ब्लड वेसल में ऐड करता है, वो एल्वियोली जो हुआ, वहाँ पर भी आपका एपिथेलियल आपको सेल्स मिलेंगे। इसके अलावा किडनी ट्यूबल्स में भी आपको क्या मिलेंगे, एपिथेलियल सेल्स मिलेंगे, एपिथेलियम मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पर आगे बढ़ें तो यहाँ पर कहता है कि एपिथेलियल टिश्यू सेल्स आर टाइटली पैक्ड एंड फॉर्म अ continuous sheet. They have only a small amount of cementing material between them and almost no intercellular spaces. तो देखिए, जिस तरीके से हम प्लांट में क्या देख रहे थे, प्लांट में एपिडर्मिस देख रहे थे। एपिडर्मिस क्या था, आउटर प्रोटेक्टिव लेयर था प्लांट का। लेकिन यहां पर हम क्या देख रहे हैं, यहां पर हमारा एपिथेलियल टिश्यू है हमारे शरीर में, तो यहां पर क्या है, ये हमारे आउटर प्रोटेक्टिव लेयर के रूप में भी काम करता है, शरीर के अंदर भी काम करता है, अलग अलग ऑर्गन के लेयर के रूप में, मतलब कवरिंग
के रूप में, ब्लड वेसल्स का भी इनर वॉल और आउटर वॉल के रूप में काम करता है। ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ ही जो एपिथेलियल टिश्यू के सेल्स होते हैं ये क्लोजली पैक्ड होते हैं, इनके बीच में ज़्यादा स्पेस, मतलब कि ज़्यादा के बिल्कुल भी स्पेस नहीं होता है, और इनमें कोई भी ऐसा सीमेंटिंग जो प्रोडक्ट है जो कि इनको आपस में जोड़े उसकी मात्रा बहुत ही कम होती है। अब यहाँ पर एक तरीके से यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं एपिथेलियल टिश्यू के फंक्शन को हमने देख लिया कि भाई ये क्या काम करता है, यहाँ पर देख लिया, यहाँ पर पाया जाता है ये हमने देख लिया, उसके स्ट्रक्चर को भी हमने यहाँ पर देख लिया। अब इसके बाद आगे बढ़ें तो आगे यहाँ पर क्या है फंक्शन, एक तरीके से हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा डिटेल में देखेंगे हमारे एपिथेलियल टिश्यू का, कि भाई देखो हमारे शरीर में कुछ भी अगर एंटर होगा या फिर छोड़ेगा, हमारे बॉडी से निकलेगा, तो वो कम से कम एक लेयर ऑफ एपिथेलियम से तो गुजरेगा ही। मतलब आपके बात करें तो आपके शरीर में यहाँ से अगर कुछ भी अंदर जाना है तो वो आपके एपिथेलियल टिश्यू के सेल्स के थ्रू कम से कम एक लेयर तो क्रॉस करेगा ही। या फिर आप जब फूड को लेते हैं, फूड को लेने पर फूड जो एब्जॉर्ब होता है वहाँ पर भी आपको जो फूड है उसको जब बॉडी पार्ट में, आपको ब्लड स्ट्रीम में जब वो फूड एब्जॉर्ब होने के बाद अगर जाना है तो उसको क्या करना होगा, उसको कम से कम एक लेयर ऑफ एपिथेलियम टिश्यू को क्रॉस करना होगा। ठीक है, अब यहाँ पर इससे क्या होता है कि जो एपिथेलियल टिश्यू है ये आपको एक तरीके से गेट कीपर के रूप में हम कह सकते हैं कि काम करता है, या फिर प्रोटेक्टिव लेयर, तो हमने कह दिया कि प्रोटेक्टिव लेयर के रूप में काम करता है कि क्या अंदर जाएगा क्या बाहर आएगा उसकी निगरानी कौन रखता है, या एपिथेलियल टिश्यू रखता है। ठीक है, अब यहाँ पर है कि भाई जो परमिएबिलिटी है सेल्स का, यानी सेल्स के थ्रू क्या अंदर बाहर आ जा सकता है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है हमारे बॉडी और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के बीच में एक्सचेंज होने में, कि भाई हमारा बॉडी कितना एक तरीके से स्वेट रिलीज करेगा, कितना कुछ भी रिलीज करेगा, कुछ भी छोड़ेगा, कुछ भी एब्जॉर्ब करेगा, तो उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है हमारा एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, अब यहां पर आप बात करें तो इसके अलावा बॉडी के अलग अलग पार्ट्स के बीच में भी जो मूवमेंट है उसको भी रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है। अब यहां पर बात करें तो यहां पर एपिथेलियल टिश्यू के हम कई सारे टाइप्स पढ़ने वाले हैं, लेकिन यहां पर क्या है, यहां पर बताया जा रहा है कि जो कोई भी टाइप हो, किसी भी प्रकार का एपिथेलियम हो, किसी भी प्रकार का एपिथेलियल टिश्यू हो, वो आपको दूसरे टिश्यू से एक तरीके से फाइब्रस बेसमेंट मेम्ब्रेन, यानी कि एक प्रकार का मेम्ब्रेन, एक प्रकार का लेयर के थ्रू आपको अलग होता है। मतलब कि बीच में वो रहता है, फाइब्रस बेसमेंट मेम्ब्रेन रहता है बीच में, जो कि दोनों को अलग करता है। एक तरफ आपका एपिथेलियल टिश्यू हो गया, दूसरी तरफ कोई भी दूसरा टिश्यू हो गया। ठीक है, अब यहां पर आगे हम लोग क्या करने वाले हैं, अलग अलग प्रकार के जो एपिथेलियल टिश्यूज हैं उनको देखने वाले हैं। अब यहां पर कह रहा है कि डिफरेंट एपिथेलिया सो डिफरेंट स्ट्रक्चर दैट कोरिलेट विथ देयर यूनिक फंक्शन, यानी कि जो डिफरेंट एपिथेलियल सेल्स होते हैं उनके आपको डिफरेंट स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे, जो कि उनके काम के हिसाब से एक तरीके से गुड, अच्छे हैं, या फिर आपको उनके काम के हिसाब से डिजाइंड है हम कह सकते हैं। अब यहां पर देखिए, यहां पर आपको कई सारे स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं जो कि नाम हमने ऊपर देखे थे कि जो कि डिफरेंट टाइप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू थे। तो यहां पर अगर हम लोग देखें तो यहां पर एग्जाम्पल के तौर पर कहा जा रहा है कि जो सेल्स होते हैं जो कि आपके ब्लड वेसल्स में या फिर लंग एल्वियोली में होते हैं, वहां पर जो एपिथेलियल सेल्स होते हैं, वहां पर क्या होता है, वहां पर ट्रांसपोर्टेशन सब्सटेंसेस का वो आपको सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू ही होना है। मतलब क्या है, मतलब देखिए जैसे यहां पर ब्लड वेसल है, ब्लड वेसल में क्या है, आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, और ब्लड वेसल क्या काम करता है, ये आपको ऑक्सीजन सप्लाई का काम करेगा, CO2 को लंग में लाने का काम करेगा, फूड मटेरियल सप्लाई करेगा। तो यहां पर जो ये आपका प्रोटेक्टिव लेयर होगा ना, जो कि क्या होगा, हमारा एपिडर्मिस टिश्यू होगा, एपिडर्मिस होगा यहां पर, ये एक तरीके से सेमी परमिएबल में सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन के रूप में काम करेगा कि यहां से क्या बाहर जा सकता है, क्या अंदर आ सकता है। यहां पर जो एपिडर्मिस सेल होते हैं वो काफी फ्लैट होते हैं, इनका स्ट्रक्चर एक तरीके से डिफरेंट होता है। तो यहां पर इनका स्ट्रक्चर आपको देखना है तो यहां पर आप देख सकते हैं ये आपका स्ट्रक्चर है, और इस प्रकार के जो सेल्स होते हैं, एपिडर्मिस के सेल्स होते हैं, और यहां जो ये टिश्यू होता है, इस तरीके के सेल्स से जो मिलकर टिश्यू बनता है वो कहलाता है स्क्वैमस एपिथेलियम। अब स्क्वैमा मतलब होता है स्केल ऑफ स्किन, यहां पर इसका ये मतलब होता है। ठीक है, तो यहां पर अगर हम लोग देखें तो हम लोग पहला क्या
क्या देख रहे हैं, सिंपल स्क्वैमस को देख रहे हैं। सिंपल स्क्वैमस की बात करें तो सिंपल स्क्वैमस आप इस तरीके से देख सकते हैं कि यहां पर ये जो आपका है ना, ये आपका सिंपल स्क्वैमस है। इसका स्ट्रक्चर क्या देख रहे हैं कि काफी ये आपको पतला होता है और चौड़ा ये हो सकता है, लेकिन ये काफी पतला होता है। क्यों भाई? क्योंकि यहां पर जो हमारा ब्लड वेसल है और साथ में जो एल्वियोली है जिसके थ्रू हमें क्या करना है, ऑक्सीजन CO2 का ट्रांसफर करना है, वो एक तरीके से आसानी से इसके थ्रू आर पार हो सके, इसलिए इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, काफी पतला होता है। अब इसके बाद अगर हम लोग आगे बढ़ें तो आगे हमारे सामने क्या आ जाता है, आगे यहां पर कहा जाता है कि जो सिंपल स्क्वैमस आपके एपिथेलियल सेल्स होते हैं ये काफी थिन होते हैं और काफी फ्लैट होते हैं, और ये एक तरीके से डेलिकेट लाइनिंग बनाते हैं। मतलब काफी ये पतला एक स्ट्रक्चर, मेम्ब्रेन जैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसके थ्रू मूवमेंट, ट्रांसफर, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का रूप का एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसके थ्रू ऑब्जेक्ट्स का ट्रांसफर हो सकता है। O2, CO2, फूड वगैरह कुछ का भी ट्रांसफर आसानी से हो सकता है। अब इसके बाद देखें तो यहां पर आगे कहता है कि जो ओसोफेगस है और जो हमारा माउथ का लाइनिंग है, यानी कि जो माउथ का इंटरनल आप स्किन देख रहे हैं और साथ में जो हमारे जो फूड पाइप है यहां से गया हुआ है, ये भी आपका स्क्वैमस एपिथेलियम का ही बना हुआ है। साथ में जो हमारा स्किन है जो कि हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करता है वो भी स्क्वैमस एपिथेलियम से बना हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि यहां पर ये किस तरीके से, कहाँ पर स्क्वैमस एपिथेलियम मिलता है, यहाँ पर स्ट्रक्चर क्या होता है देख लिया हमने, इसके साथ ही ये इसका फंक्शन क्या होता है स्क्वैमस एपिथेलियम का, ये भी हमने देख लिया। अब इसके बाद आगे क्या है, आगे दूसरा टाइप हम पढ़ रहे हैं, कौन सा, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। अब ये क्या होता है भाई, यहाँ पर कहता है कि द स्किन एपिथेलियल सेल्स आर अरेंज्ड इन मैनी लेयर्स टू प्रिवेंट वियर एंड टियर। कई बार क्या होता है कि जो हमारे स्किन है, स्किन में आपको यहां स्किन देख सकते हैं, ये तो स्किन काफी मोटा है। यहां पर जो आपको एपिथेलियल सेल्स होते हैं, स्क्वैमस एपिथेलियल सेल्स, वो कई सारे लेयर्स में होते हैं, सिंगल लेयर नहीं होता, एक सेल का लेयर नहीं होता, कई सेल का लेयर होता है, और यहां पर ये लेयर के रूप में प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इनको हम क्या कहते हैं, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। हमारे ब्लड वेसल में क्या होगा, आपको सिंगल लेयर या फिर कई एक दो लेयर में हो सकते हैं, लेकिन जो स्किन है यहां पर कई लेयर में होते हैं, और इसी वजह से क्या हम कहते हैं, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। यहां पर आप देख सकते हैं ये है आपका स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम का, जहां पर यही सिंपल स्क्वैमस जो है ये कई सारे लेयर्स में है, और इसकी वजह से क्या होता है, ये एपिथेलियम काफी मोटा हो जाता है, काफी थिक हो जाता है। और ये आपका सबसे अच्छा एग्जांपल है, ये कहां पा जाएगा, तो आपका जो ये स्किन वगैरह देख रहे हैं ना, ये वाला स्किन, यहां पर आपको स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम लोग आगे बढ़ें तो आगे हमारे सामने क्या है कि भाई वेयर एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रेशन ऑकर एज इन द इनर लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन, tall epithelium cells are present. This columnar epithelium facilitates the movement across the epithelial barrier. यानी क्या होता है कि जहां पर हमारा एब्जॉर्प्शन का काम होगा या फिर कहीं पर सिक्रेशन का काम हो रहा है हमारे शरीर में, जैसे कहीं पर जैसे हमारा क्या होगा, जैसे कि हमारा जो इंटेस्टाइन का इनर लाइनिंग है, इंटेस्टाइन का इंटरनल इलाका है, वहां पर क्या होगा, आपको टॉल यानी लंबे लंबे एपिथेलियल सेल्स प्रेजेंट होंगे, और इनको हम क्या कहेंगे, इनको हम कॉलमनर एपिथेलियम कहेंगे। जैसे कि आप यहां पर इमेज देख सकते हैं, ये आपका है सिंपल कॉलमनर, यही होता है जो कि आपका इंटेस्टाइन वगैरह के इंटरनल इलाके में प्रेजेंट होता है, ये आपका क्या है, सिंपल कॉलमनर। ठीक है, अब यहां पर इस प्रकार के सेल्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, एब्जॉर्प्शन का काम करते हैं या फिर सिक्रेशन का काम करते हैं। ठीक है, अब यहां पर इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद अगला क्या है, सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम। अब ये क्या होता है, तो यहां पर जो हमने लंबे लंबे कॉलमनर एपिथेलियम देखे जो कि काफी टॉल होते हैं, ऊंचे ऊंचे होते हैं, इनमें कई बार क्या होता है, यहां पर इनमें सीलिया प्रेजेंट होता है, जैसे कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो हमारा होता है वहां पर, और यहां पर जो कॉलमनर एपिथेलियम सेल्स होंगे या फिर कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू होंगे, इनमें सीलिया होगा। सीलिया क्या होता है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है। अब ये जो हेयर लाइक
स्ट्रक्चर जो प्रेजेंट होगा इस कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू के साथ, तो ये आपका डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू बन जाएगा, ये आपका डिफरेंट अलग है। यानी कि सिंपल आपका कॉलमनर एपिथेलियम अलग है और सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम अलग है, दोनों का स्ट्रक्चर काफी डिफरेंट है। जैसे कि सिंपल में आप क्या देख रहे हैं, यहां पर आपको हेयर जैसा स्ट्रक्चर ऊपर नहीं दिख रहा है, यहां पर ये फ्लैट है बिल्कुल। लेकिन अगर हम बात करें तो यहां पर अगर हम दूसरा देखें इमेज, तो यहां पर आप क्या देख पा रहे हैं कि यहां पर ये जो कॉलमनर सेल हैं इसमें आपको ऊपर हेयर जैसे स्ट्रक्चर हैं, और ये हेयर जैसे स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, सीलिया कहते हैं। और ये जब प्रेजेंट होगा कॉलमनर सेल में तो ये क्या बन जाएगा, सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम टिश्यू बन जाएगा। ठीक है, तो यहां पर ये दोनों अलग अलग प्रकार के हैं, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब इसके बाद आगे बढ़ता है कि आगे डिफरेंट अलग अगला प्रकार आ गया, वो आ गया क्यूबोइडल आपका एपिथेलियम। यहां पर जो सेल होता है वो क्यूब का शेप में होता है, क्यूब का स्ट्रक्चर होता है, और ये आपको किडनी का ट्यूबुल्स में इस तरीके से पाए जाते हैं, या फिर जो सेलिवरी ग्लैंड्स होता है उसके डक्ट्स में पाए जाते हैं। सेलिवरी ग्लैंड्स के डक्ट कहने का मतलब क्या है कि मान लीजिए जैसे कि अगर आप बात करें तो यहां पर अगर हम लोग बात करते हैं तो कोई मान लीजिए ये व्यक्ति है, इस व्यक्ति का क्या है, यहां पर माउथ है भाई, यहां पर माउथ है, तो माउथ में आपको पता है कि जो सलाइवा निकलता है, जो लार आप जानते हैं वो यहां पर होता है। ये लार निकलने के लिए नीचे एक सेलिवरी ग्लैंड होता है, उसके थ्रू डक्ट के जरिए आपके माउथ तक, डक्ट एक प्रकार का पाइप होता है, उसके थ्रू आपके माउथ तक आता है। ये जो डक्ट होता है ना, यहां पर आपको जो वाल्स वगैरह होते हैं वो किस चीज़ के बने हुए होते हैं, क्यूबोइडल एपिथेलियम के बने हुए होते हैं, और यहाँ पर ये एक तरीके से मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एपिथेलियल सेल्स जो होते हैं वो कई बार आपको स्पेशलाइज्ड फंक्शन भी एक्वायर कर लेते हैं। स्पेशलाइज्ड फंक्शन एक्वायर करने का मतलब क्या है कि भाई ये ग्लैंड सेल के रूप में भी काम करने लगते हैं, ग्लैंड के सेल के रूप में भी काम करने लगते हैं, और वहाँ पर एपिथेलियम सरफेस के ऊपर आपको कोई भी सब्सटेंस सीक्रेट कर सकते हैं। जैसे कि हमारा ये सेलिवरी ग्लैंड हो गया, वो उसके रूप में भी काम कर सकते हैं, उसके आपको ग्लैंड से आपको एक तरीके से ग्लैंड सेल के रूप में भी काम कर सकते हैं। और कई बार क्या होता है, एपिथेलियम टिश्यू का कोई पार्ट आपका फोल्ड कर जाता है, इनवर्ड फोल्ड कर जाता है, और ये आपको मल्टी सेलुलर ग्लैंड बना देता है। और यहाँ पर जो टिश्यू होगा इसको हम ग्लैंडुलर टिश्यू, ग्लैंडुलर एपिथेलियम टिश्यू कहते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर अगर इमेज देखें तो यहाँ पर आप इस इमेज में देख सकते हैं, यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर आपका एपिथेलियम था जो कि एक तरीके से फ्लैट था, यहाँ पर फ्लैट था, लेकिन धीरे धीरे वो क्या हुआ, अंदर की ओर फोल्ड कर गया और इसने ग्लैंड का फॉर्मेशन कर दिया, ग्लैंड का रूप ले लिया। ये आपका क्या हो गया, ग्लैंडुलर एपिथेलियम हो गया। तो कुल मिलाकर हमने क्या किए, हमने 6 प्रकार के अभी तक एपिथेलियल टिश्यू को देख लिया। तो यहाँ पर एपिथेलियल टिश्यू को हमने शुरू किया था, सबसे पहले सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम देखा, उसमें क्या था, फ्लैट था, बहुत थिन आपका क्या था, आपका एपिथेलियल टिश्यू था। इसके बाद आपका स्ट्रेटिफाइड कई सारे लेयर्स में था, कॉलमनर यानी कि आपका टॉल था, सिलेटेड कॉलमनर, टॉल एपिथेलियम टिश्यू के ऊपर आपका सीलिया भी प्रेजेंट था, क्यूबोइडल क्यूब जैसा स्ट्रक्चर था, ग्लैंडुलर ग्लैंड का फॉर्म हो गया था, ग्लैंड का रूप ले लिया था। ठीक है, तो एपिथेलियल टिश्यू हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम पढ़ते हैं मस्कुलर टिश्यू, जिसमें कि स्टेरिएटेड मसल, नॉन स्टेरिएटेड मसल और कार्डियक मसल को हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो आइए अब हम पढ़ते हैं क्या, हमारा मस्कुलर टिश्यू के बारे में। तो यहाँ पर आपका मस्कुलर टिश्यू से पहले हमारा क्या पढ़ेंगे, सॉरी मस्कुलर टिश्यू मैंने कह दिया, उसके पहले हम पढ़ेंगे कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू हम पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम देखेंगे मस्कुलर को। तो आइए हम देखते हैं अब हम कनेक्टिव टिश्यू को। कनेक्टिव टिश्यू को शुरू करने से पहले आइए ज़रा सा इसका हम क्लासिफिकेशन देख लेते हैं कि भाई कौन कौन से प्रकार हैं जिनको कि हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए, हमने अभी तक एपिथेलियल टिश्यू को तो पढ़ लिया है, मस्कुलर को हम बाद में पढ़ने वाले हैं, मैंने थोड़ा सा पहले ही बता दिया। अभी हम पढ़ने वाले हैं कनेक्टिव टिश्यू को। कनेक्टिव टिश्यू में बात करें तो यहाँ पर हमें इस तरीके के क्लासिफिकेशन का काम नहीं है, इसके नाम यहाँ पर हम नहीं पढ़ने वाले हैं। सीधे हम क्या पढ़ेंगे, यहाँ पर सबसे पहले हम पढ़ेंगे ब्लड के बारे में, उसके बाद बोन के बारे में पढ़ेंगे, फिर हमारा कार्टिलेज के बारे में बात करेंगे, उसके बाद हम किस चीज़ के बारे में बात करेंगे, हम एरियोलर के बारे में बात करेंगे, एडिपोज के बारे में बात करेंगे, फाइब्रस टिश्यू यहाँ पर नहीं होगा और ये लिम्ब भी नहीं होगा। और इसके अलावा हम बात करेंगे 2 और की, और 2 और है हमारा लिगामेंट और टेंडन, इन दोनों की हम बात करेंगे। ठीक है, तो आइए हम जरा सा देख लेते हैं कौन कौन से इसके अलावा, लिगामेंट और साथ में टेंडन,
इन दोनों की हम बात करने वाले हैं, इन दोनों के अलावा, इस तरीके से अगर हम देखें तो ठीक है। तो आइए हम ज़रा सा क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं और कनेक्टिव टिश्यू को शुरुआत करते हैं। इसको भी ज़रा सा देख लेते हैं कि क्या क्या पढ़ना है, क्या करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले कहा गया है कि जो ब्लड है वो एक प्रकार का क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है। अब भाई ब्लड कनेक्टिव टिश्यू क्या क्यों है और कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है? तो सिंपल भाषा में कनेक्टिव थोड़ा सा वर्ड आपको सिमिलर नहीं लग रहा है कि आप आसानी से इसको समझ पा रहे हैं? भाई एक तरीके से ये जो टिश्यू है ना, ये काम करता है कनेक्शन करने का अलग अलग चीज़ों के बीच में। जैसे ब्लड जो है वो ब्लड पूरे शरीर को आपस में कनेक्ट करता है। कैसे? हम यहाँ से सांस लेते हैं तो हमारे लंग्स जो हैं वो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करते हैं और उसके बाद जो ब्लड है उसको सारे शरीर तक पहुंचा देता है, हर सेल तक पहुंचा देता है। इसके बाद ब्लड जो है वो शरीर के हर सेल से जो वेस्ट मटेरियल है, CO2 है या फिर दूसरे वेस्ट मटेरियल है, उनको लाकर अलग अलग जगहों पर पहुंचा देता है। तो ब्लड क्या करता है, कनेक्शन देने का काम करता है अलग अलग बॉडी के पार्ट्स को। उसी तरीके से जितने भी यहाँ पर बॉडी के जो अलग अलग टिश्यूज हैं जो कि कनेक्शन देने का काम करते हैं, उनको यहाँ पर हम कनेक्टिव टिश्यू में पढ़ने वाले हैं। अब यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर आगे हम बात करें तो यहाँ कहा जा रहा है कि द सेल्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू आर लूजली स्पेस्ड एंड एम्बेडेड इन एन इंटरसेलुलर मैट्रिक्स। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका सिंपल मतलब ये है कि देखिए यहाँ पर जो आपके कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, यहाँ पर जो सेल्स होते हैं, ये जो सेल्स आप देख रहे हैं ना, सेल्स के बीच में काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से स्पेस होता है। क्या होता है? क्यों? क्योंकि ये लूजली स्पेस्ड होते हैं, ये टाइटली पैक्ड नहीं होते हैं, ठीक है। और इनके बीच में इंटरसेलुलर मैट्रिक्स में ये एक तरीके से सस्पेंडेड होते हैं। मतलब कि देखिए जो आपका सेल्स के बीच में जो जगह है उसको हम क्या कहते हैं, इंटरसेलुलर स्पेसेस कहते हैं। और यहाँ पर एक तरीके का मटेरियल प्रेजेंट होता है दो सेल्स के बीच में, जो कि आपका एक तरीके से सिर्फ वो जगह भरने के लिए होता है, वो आपका इंटरसेलुलर मैट्रिक्स होता है। वो आपको कई तरीके के हो सकते हैं, ब्लड में दूसरा होगा, बोन में दूसरा होगा, और भी जगहों पर दूसरे दूसरे होंगे, अलग अलग प्रकार के होंगे, समझ गए। तो यहाँ पर ये इंटरसेलुलर मैट्रिक्स में एम्बेडेड होते हैं सेल्स। कौन से? ये आपके कनेक्टिव टिश्यू के सेल्स। और ये मैट्रिक्स जो है ये जेली जैसा भी हो सकता है, फ्लूइड भी हो सकता है, डेंस हो सकता है, हार्ड रिजिड हो सकता है। और ये जो मैट्रिक्स का नेचर है, कैसा ये मैट्रिक्स होगा, मतलब कि इंटरसेलुलर स्पेस में क्या भरा हुआ होगा, कैसा उसका स्ट्रक्चर होगा, फॉर्मेशन होगा, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि वो किस प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू में है। ब्लड में जो आपका कनेक्टिव टिश्यू में इंटरसेलुलर मैट्रिक्स होगा वो लिक्विड होगा, फ्लूइड के फॉर्म में होगा। बोन में रिजिड होगा। आपके मसल, आपको जो दूसरे आपके कनेक्टिव टिश्यू हैं, मतलब कि जो आपके दूसरे कनेक्शन, जैसे यहाँ पर लिगामेंट होता है, बोन होता है, उनमें अलग अलग आपके प्रकार का इंटरसेलुलर मैट्रिक्स होता है। अब इसके बाद यहाँ पर आगे बढ़ें तो आगे यहाँ पर आप एक तरीके से इमेजेस देख सकते हैं। यहाँ पर आप इमेजेस क्या देख सकते हैं, ब्लड के इमेजेस देख सकते हैं। ब्लड में आपको क्या अलग अलग चीज़ें पाई जाती हैं, जैसे यहाँ पर हम लोग बात करें तो यहाँ पर हमारा RBC का इमेज यहाँ पर है। ओ सॉरी, मैंने शायद गलत कह दिया। हाँ, ये ब्लड सेल्स यहाँ पर सबसे शुरू मैं सही कहा था कि ये ब्लड सेल्स का एग्जाम्पल है कि डिफरेंट टाइप ऑफ ब्लड सेल्स होते हैं जो कि ब्लड में प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद बात करें तो आपको अलग अलग तरीके के स्ट्रक्चर आपको देखने को यहाँ पर मिल रहे हैं। ये आपको एडिपोज का है जो कि फैट को स्टोर करने का काम करता है। इसके बाद यहाँ पर है ये एरियोलर टिश्यू है जो कि आपके स्पेस को फिल करने का काम करता है। इसके अलावा आपको अलग अलग इमेजेस यहाँ पर देख सकते हैं। अब ठीक है, तो सबसे पहले हम ब्लड के साथ शुरुआत करते हैं। ब्लड क्या है? एक प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू है। अब जो ब्लड होता है उसमें एक फ्लूइड होता है, फ्लूइड मैट्रिक्स, यानी कि हमने देखा था इंटरसेलुलर स्पेस में इंटरसेलुलर मैट्रिक्स होता है, और यहाँ पर वो जो मैट्रिक्स होता है वो लिक्विड रूप में होता है, फ्लूइड रूप में होता है, और इसको हम क्या कहते हैं? प्लाज्मा कहते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं आपको इमेजेस दिखाऊं जिसके जरिए आपको आसानी से ये चीज़ समझ में आ सकता है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये आपका इमेज है आपका ब्लड का। ब्लड वेसल है ये, इसके अंदर ये ब्लड फ्लो करता है। तो ब्लड जो आप देखते हैं उसमें आपका RBC होता है, रेड ब्लड सेल होता है, प्लेटलेट्स होते हैं, प्लेटलेट्स के अलावा इसके अलावा WBC भी होता है, और भी चीज़ें होती हैं। और ये आपका एक लिक्विड में ये सारी चीज़ें होती हैं, और ये लिक्विड क्या होता है? प्लाज्मा होता है। ये जो लिक्विड जैसा स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ना, ये आपका प्लाज्मा है, जिसमें कि सारे आपके चीज़ें मिलकर आपको क्या बनाती हैं? ब्लड बनाती हैं। ये सारी चीज़ें मिलकर क्या बनती हैं? ब्लड बनती हैं।
अब ब्लड जो है वो एक प्रकार का क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है। अब यहां पर यही चीज कहा गया है कि जो आपका फ्लूइड है जिसको कि प्लाज्मा कहते हैं, उसी में आपका रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स यानी कि आरबीसी प्रेजेंट होता है, डब्ल्यूबीसी प्रेजेंट होता है, प्लेटलेट्स होते हैं, ये सारे सस्पेंडेड होते हैं। जैसे होता है ना कि भाई चीनी का आपने शरबत बना दिया या फिर नमक का आपने घोल बना दिया, तो उसी तरीके से आपके ये डब्ल्यूबीसी आरबीसी सारी चीजें प्लाज्मा में घुली हुई होती हैं, ठीक है। जो प्लाज्मा होता है वो उसमें आपको प्रोटीन, सॉल्ट, हार्मोन्स, ये सारी चीजें मौजूद होती हैं। ब्लड जो है वो फ्लो करता है और साथ में अपने साथ क्या ट्रांसपोर्ट करता है, गैसेस, डाइजेस्टेड फूड, हार्मोन, वेस्ट मटेरियल, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारी चीजें ब्लड शरीर के अलग अलग पार्ट्स तक ब्लड कैरी करता है, ठीक है। अब इसके बाद बात करें तो इसके बाद अगला हमारा डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू आ जाता है, वो क्या है, वो है बोन। बोन यानी कि हमारे शरीर की जो हड्डी है वो भी एक प्रकार का क्या है, हमारा कनेक्टिव टिश्यू है। अब ये कनेक्टिव टिश्यू जो है ये हमारे शरीर को फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है, क्योंकि आप अगर देखें अपने शरीर को तो हमारा शरीर ऐसा स्ट्रक्चर हम क्यों रखने पाते हैं, ऐसे मैं हाथ उठा रहा हूं, ऐसे कर रहा हूं, सर को ऐसे हिला रहा हूं, क्यों भाई, क्योंकि हमारा जो बोन है हमारे शरीर का वो हमारे शरीर को एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है, पूरे बॉडी के हर ऑर्गन को क्या करता है, एक तरीके से सपोर्ट प्रोवाइड करता है, मसल्स को अपने साथ एंकर करके रखता है, एंकर मतलब एक तरीके से फिक्स लोकेशन पर फिक्स करके रखता है, और शरीर के सारे मेन ऑर्गन्स को सपोर्ट करता है। और ये एक प्रकार का टिश्यू है जो कि काफी स्ट्रांग है और ये नॉन फ्लेक्सिबल है, मतलब कि जैसे ब्लड है, ब्लड लिक्विड फॉर्म में, फ्लूइड फॉर्म में है, लेकिन जो बोन है वो क्या है, रिजिड सॉलिड फॉर्म में है। और यहां पर इसका फायदा क्या होता है, फायदा सिंपल है भाई, कि इसकी वजह से हमारे बॉडी को स्ट्रक्चर मिलता है, रिजिडिटी मिलती है, और पूरा बॉडी का सारा ऑर्गन, सारी चीजें आपका बोन पर ही स्ट्रक्चर्ड है, ठीक है। अब यहां पर कहता है कि बोन सेल्स आर एम्बेडेड इन अ हार्ड मैट्रिक्स दैट इज कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम एंड फास्फोरस कंपाउंड्स। तो यहां पर जिस तरीके से हमने देखा कि हमारा जो ब्लड है उसमें जो हमारा मैट्रिक्स होता है वो प्लाज्मा होता है, लेकिन यहां पर जब हम बात करते हैं बोन की तो बोन में आपका जो मैट्रिक्स होता है वो दूसरा होता है, ये कैल्शियम और फास्फोरस कंपोनेंट्स का बना होता है। ये आपका बोन का एक स्ट्रक्चर है, इसमें आपको कैल्शियम और फास्फोरस कंटेंट होते हैं मटेरियल, उसी में आपका सेल्स एम्बेडेड होता है, जो सेल्स होते हैं बोन सेल्स वो आपको इसी में एम्बेडेड होते हैं, ठीक है। तो ये आपका स्ट्रक्चर हो गया। इसके बाद अगर हम लोग आगे बढ़ें तो यहां पर आगे हमारा दूसरा टाइप ऑफ आ गया टिश्यू, और ये क्या है, ये है लिगामेंट। अब लिगामेंट क्या होता है, एक प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू है जो कि दो बोन्स को आपस में कनेक्ट करने का काम करता है, आपस में जोड़ने का काम करता है। अब ये जो है ये काफ़ी इलास्टिक होता है, जैसे कि आप रबड़ बैंड देखते हैं ना, काफ़ी हार्ड रबड़ देखा है जिसको कि आप मुश्किल से मोड़ सकते हैं, तोड़ सकते हैं, उस प्रकार का आप इमेजिन कर सकते हैं कि उस प्रकार का इसका स्ट्रक्चर होता है। ये काफ़ी इलास्टिक होता है और इसमें काफ़ी स्ट्रेंथ भी होता है, और लिगामेंट जो होते हैं इसमें काफ़ी कम मात्रा में मैट्रिक्स होता है और ये बोन्स को बोन्स के साथ जोड़ता है। अब इसका मैं अगर आपको इमेज दिखाने की कोशिश करूं तो यहां पर एक तरीके से आप ये इमेज देख सकते हैं। इस इमेज में देखें तो यहां पर ये आपका क्या है, ये एक तरीके से बोन है, एक सेकेंड, यहां पर ये वाला आपका बोन है, ये भी बोन है और ये भी बोन है। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि ये बोन कैप है, आपके घुटनों में एक कैप होता है, आप उसको हिला वगैरह सकते हैं। तो उस बोन को, यहां पर इस बोन को दूसरे बोन के साथ जोड़ने के लिए जो आपका कनेक्टिव टिश्यू होता है वो आपका लिगामेंट होता है। इसी तरीके से यहां पर भी देख रहे हैं दो बोन्स को आपस में जोड़ने का काम कौन करता है, लिगामेंट करता है, ठीक है। इसी तरीके से यहां पर भी देख सकते हैं बोन्स को आपस में जोड़ने का काम कौन कर रहा है, लिगामेंट कर रहा है। तो लिगामेंट आप समझ गए कि लिगामेंट क्या होता है। अब इसके बाद बात करें तो इसके बाद यहां पर आगे अगला आ जाता है वो है टेंडन। टेंडन क्या है, वो भी एक प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू है, लेकिन ये जो टेंडन होता है ना ये आपका मसल्स को बोन्स के साथ जोड़ने का काम करता है, क्योंकि आप देखते हैं कि जो आपका यहां का मसल है वो यहीं पर है, किसी दूसरी जगह नहीं जा रहा है। क्यों? क्योंकि यहां का मसल आपके इस जगह के बोन के साथ अटैच्ड है, जुड़ा हुआ है। उसी तरीके से शरीर के हर जगह पर मसल जो है वो आपके बोन के साथ अटैच्ड है। वो तो भाई जुड़ता कैसे है, उसके लिए टेंडन जो है वो यूज में आता है। टेंडन आपके मसल को आपके बोन के साथ अटैच करता है, ठीक है। अब यहां पर देखें जो टेंडन होता है वो एक तरीके से फाइब्रस होता है और साथ में आपका इसमें स्ट्रेंथ भी होता है, लेकिन ये आपको इसमें फ्लेक्सिबिलिटी कम होती है। अब इसके बाद जो हमारा अगला प्रकार है कनेक्टिव टिश्यू का वो है कार्टिलेज। कार्टिलेज जो होता है वो उसमें आपके
काफ़ी वाइडली स्पेस्ड सेल्स होते हैं, मतलब कि जो सेल्स होते हैं उसमें काफ़ी डिस्टेंस होता है, काफ़ी वो जगह घेरते हैं। और यहाँ पर जो सॉलिड मैट्रिक्स होता है उसमें प्रोटीन और शुगर्स मौजूद होते हैं। और जो कार्टिलेज होता है वो आपको कहाँ प्रेजेंट होता है भाई, तो वो आपके जो बोन सर्फेसेस होते हैं ना जॉइंट पर, यानी घुटने जो होते हैं, घुटना एक बोन है दूसरा बोन है, उसके बीच में आपका घिसेगा बोन, तो उस घिसने से रोकने के लिए आपका क्या प्रेजेंट होता है, कार्टिलेज प्रेजेंट होता है। और इसके अलावा जो आपका नाक है, कान है, ट्रैकिया है, लायरिंग्स है, इन जगहों पर भी कार्टिलेज प्रेजेंट होता है। तो सबसे अच्छा कार्टिलेज आप देखना चाहते हैं तो आप अपने कान को चेक कर सकते हैं, या फिर नाक जो है आपका, ये आपका क्या होता है, ये आपका कार्टिलेज का बना हुआ होता है। अब यहां पर देखें तो यहां पर एक तरीके से अगर हम देखने की कोशिश करें कार्टिलेज को, तो यहां पर एक तरीके से मैं दिखाता हूं कि ये देखिए, ये एक बोन आया, ये बोन है, ये आपका नीचे से दूसरा बोन है भाई, ये आपस में ज्वाइंट है। ज्वाइंट के बीच में आपका जो ये हिस्सा होगा ना, ये हिस्सा, ये यहां पर आपको कार्टिलेज होगा कि दोनों बोन डायरेक्टली आपस में ना टकराएं और आपका उसमें दर्द ना हो। तो कई बार क्या होता है कि जो लोग बूढ़े हो जाते हैं उनका ये कार्टिलेज एक तरीके से बोन्स के बीच में से घिस जाता है और उसकी वजह से उनके घुटनों में, जॉइंट्स पर दर्द होने लगता है, क्योंकि कार्टिलेज घिस गया। अब उससे क्या होगा, दोनों बोन आपस में टकराएंगे और दोनों में घर्षण होगा, उससे दोनों बोन में दर्द होगा और वो एक तरीके से रीजन होता है। समझ गए। अब इसके बाद आगे बढ़े तो आगे यही चीज कहा गया है कि वी कैन फोल्ड द कार्टिलेज ऑफ ईयर बट वी कैन नॉट बेंड आवर बोन्स इन आवर आर्म, थिंक ऑफ हाउ द टू टिश्यूज आर डिफरेंट। यार बोन को बीच, इस यहां पर बोन है मेरा, इसको मैं फोल्ड नहीं कर सकता, लेकिन कान को फोल्ड कर सकता हूं। तो भाई बोन मेरा कार्टिलेज से कैसे डिफरेंट है, ये आपको एक तरीके से पूछा जा रहा है, आप सोच सकते हैं इसके बारे में। अब इसके बाद है हमारा नेक्स्ट कनेक्टिव टिश्यू, वो क्या है, एरियोलर टिश्यू। ये एक प्रकार का क्या होता है, टिश्यू होता है जो कि क्या करता है, आपको स्किन और मसल्स के बीच में पाया जाता है, ब्लड वेसल्स के चारों तरफ पाया जाता है और नर्व्स के आसपास पाया जाता है और बोन मैरो में पाया जाता है। और ये क्या काम करता है, ये एक तरीके से जो खाली जगह होते हैं उसको इस फिल करने का काम करता है। जैसे ऑर्गन के अंदर जो खाली जगह है उनको फिल करेगा, या फिर इंटरनल ऑर्गन को सपोर्ट करेगा, टिश्यूज जब डैमेज हो जाएंगे तो उनको रिपेयर करने में मदद करेगा, ये सारे काम करता है। इसके बाद हमारा जो लास्ट टिश्यू है वो है हमारा एडिपोज टिश्यू। ये जो टिश्यू होता है ये हमारा फैट स्टोरेज का काम करता है। यानी कि जो हम अपने शरीर में देखते हैं कि जब हम मोटे हो जाते हैं तो हमारे शरीर में फैट जमा होता है। तो फैट कहाँ जमा होता है भाई, तो उसके लिए स्पेशलाइज्ड टिश्यू है जिसको कि हम क्या कहते हैं, एडिपोज टिश्यू कहते हैं। अब ये फैट ऐसा नहीं है कि आपके शरीर के बाहर सिर्फ ये स्किन के ऊपर या फिर पेट के ऊपर चर्बी के रूप में जमा होता है, बल्कि जब आप देखिएगा जो आपके इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनके बीच में भी आपको फैट जमा हो जाता है। जैसे आपका हार्ट है तो हार्ट के आसपास, लिवर के आसपास आपका फैट जमा, वहां पर भी जमा हो जाता है। जो सेल्स हैं इस टिश्यू के वो फैट ग्लोब्यूल्स होल्ड करते हैं, जिसमें कि आपका फैट एक तरीके से जमा होता है, भर जाता है। और ये जो फैट का स्टोरेज है ये एक इंसुलेटर के रूप में भी काम करता है, मतलब कि जो आपका ठंड है उन चीज़ों से भी शरीर के इंटीरियर स्ट्रक्चर को बचाता है। इसके बाद हमारे सामने क्या आ गया, अब आ गया मस्कुलर टिश्यू। यहाँ पर अब हम बात करने वाले हैं मस्कुलर टिश्यू के बारे में। तो मस्कुलर टिश्यू में हम 3 तरीके के मस्कुलर टिश्यू के बारे में बात करेंगे, जो कि हमने एक तरीके से पहले ही देख लिया कि कौन कौन से हैं, लेकिन उनको हम ज़रा सा फिर से देख लेते हैं। तो यहाँ पर मस्कुलर टिश्यू में आपका पहला आ गया स्ट्रिएटेड मस्कुलर मसल, दूसरा नॉन स्ट्रिएटेड मसल और तीसरा कार्डियक मसल। कार्डियक मसल सिंपली जो हार्ट का मसल है उसकी बात यहां पर की जा रही है। तो यहां पर अगर हम पहला देखें तो जो पहला क्या है वो स्ट्रिएटेड मसल है आपका। ये आपका क्या होते हैं तो उसकी बात में करते हैं क्या होते हैं, लेकिन पहले अगर बात कर ले मस्कुलर टिश्यू की, तो मस्कुलर टिश्यू एक तरीके से इलोंगेटेड सेल्स होल्ड करते हैं। यानी जो मस्कुलर टिश्यू होगा उसमें सेल कैसा होगा, इलोंगेटेड होगा, काफी लंबा लंबा होगा, और इनको हम मसल फाइबर कहते हैं। क्या कहते हैं, मसल फाइबर कहते हैं। अब ये जो टिश्यू है ना, ये टिश्यू हमारे शरीर में मूवमेंट का काम करता है। यानी कि जो मैं ये हाथ हिला रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, मेरा सर इस तरीके से हिल रहा है, ये सारा मूवमेंट जो होता है उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, मस्कुलर टिश्यू रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये बात है कि हमारा शरीर ये मूवमेंट कैसे करने पाता है, मसल ये मूवमेंट कैसे करने पाता है। तो मसल में एक स्पेशल प्रोटीन होता है जिसको कि हम क्या कहते हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन कहते हैं।
ये क्या करता है, ये कॉन्ट्रैक्ट करता है और रिलैक्स करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, मूवमेंट होता है। ये प्रोटीन क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा और रिलैक्स करेगा मसल सेल को, जिससे क्या होगा, ये एक तरीके से हमारा मसल मूवमेंट करेगा और हमारा शरीर में आपको मूवमेंट देखने को मिलेगा। अब इसके बाद आगे बढ़ें तो आगे यहाँ पर देखिए ये जो दो डिफरेंट हमने टाइप देखे, पहला तो स्ट्रेटेड मसल और दूसरा स्मूथ मसल। अनस्ट्रेटेड या फिर नॉन स्ट्रेटेड मसल को हम स्मूथ मसल भी कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए तीनों प्रकार के जो आपके मसल सेल्स हैं उनको यहां पर दिखा गया है। आपको स्ट्रेटेड मसल हो गया, सिंपल मसल सेल आप स्मूथ मसल सेल कहते हैं या फिर अनस्ट्रेटेड कहते हैं, और तीसरा आपका कार्डियक मसल यानी कि जो हार्ट का मसल है वो। अब ये जो डिफरेंस है ना, ये हार्ट वाला अगर हम अलग कर दें तो ये दोनों आपके मसल टाइप में, मस्कुलर टिश्यू में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि जो आपका स्ट्रेटेड मसल है इसको हम अपनी मर्जी से कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे ये जो मैं हाथ हिला रहा हूं, तो ये जो मेरा मूवमेंट हो रहा है शरीर में, जो ये हाथ हिल रहा है ये मेरी मर्जी से हिल रहा है। और यहां पर कौन सा मसल काम कर रहा है, ये वाला मसल काम कर रहा है, स्ट्रेटेड मसल काम कर रहा है। लेकिन मेरे शरीर में जब मैं खाना को खाता हूं और खाना मेरे गले से उतरता है हमारे स्टमक तक, तो ये जो मूवमेंट होता है उसको मैं अपनी मर्जी से कंट्रोल नहीं कर सकता। ये मूवमेंट कौन करता है, ये हमारा करता है स्मूथ मसल सेल, या फिर जिसको कि हम क्या कहते हैं, जिसको एक तरीके से अनस्ट्रेटेड मसल कहते हैं। ठीक है, तो ये दो प्रकार के आपको जो मस्कुलर टिश्यू होते हैं ये किस आधार पर होते हैं कि एक प्रकार का जो मस्कुलर टिश्यू है उसको मैं कंट्रोल कर सकता हूं लेकिन दूसरे को मैं कंट्रोल नहीं कर सकता। जैसे कि हमारे शरीर में और भी बहुत तरीके के मूवमेंट होते हैं उसको मैं कंट्रोल नहीं कर सकता हूं, जो कि हमारा मूवमेंट किसकी वजह से होता है, स्मूथ मसल सेल की वजह से होता है। तो वो हमारा क्या हो गया कि भाई कंट्रोल अगर कर सकते हैं तो वो कौन सा हो गया, स्ट्रेटेड हो गया। कंट्रोल नहीं कर सकते हैं तो स्मूथ मसल सेल या फिर अनस्ट्रेटेड हो गया। अब इसको आइए हम जरा सा क्या करते हैं, देख लेते हैं किताब में क्या बताया गया है। तो यहां पर यही चीज कहा जा रहा है कि हम शरीर के कुछ मसल को अपनी मर्जी से कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे कि हमारे लिम्स में जो मसल है उसको, इसके अलावा कुछ मसल हैं जो कि हमारे गर्दन में हैं, शरीर के डिफरेंट पार्ट्स में हैं, जिसको कि हम कंट्रोल कर सकते हैं। और ऐसे मसल जिनको कि हम अपनी मर्जी से कंट्रोल कर सकते हैं इनको हम क्या कहते हैं, वॉलंटरी मसल कहते हैं, वॉलंटरी मसल कहते हैं। और ये मसल को हम स्केलेटल मसल के नाम से भी जानते हैं। और क्यों ऐसा कहते हैं हम, स्केलेटल मसल क्यों नाम है, क्योंकि ये जो मसल होते हैं जो कि हमारी मर्जी से चलते हैं, मूवमेंट हम अपनी मर्जी से कर सकते हैं, ये हमारे शरीर में बोन्स से अटैच होते हैं और ये बॉडी मूवमेंट में मदद करते हैं। अब यहाँ पर अगर इनको आप माइक्रोस्कोप से देखें, अनस्ट्रेटेड मसल को, ये वाला जो मसल है इसकी बात हो रही है, इसको जब आप माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो ये मसल शो करेगा, इसमें लाइट और डार्क पैटर्न दिखेंगे। जैसे कि यहाँ पर आपको पैटर्न का स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, एक जगह एक इलाके में आपको क्या है, डार्क है, यहाँ पर डार्क है, यहाँ पर व्हाइट है, फिर डार्क है, फिर व्हाइट है, इस तरीके से आपको अल्टरनेट कलर का पैटर्न दिख रहा है, उसकी बात यहां पर की जा रही है। और यहां पर इसको स्ट्रेटेड मसल के नाम से जाना जाता है। और यहां पर इसके जो सेल्स होते हैं, यानी कि इस मस्कुलर टिश्यू के जो सेल्स होते हैं, यहां पर जो टिश्यू सेल्स होते हैं वो लंबे होते हैं, सिलेंड्रिकल होते हैं। सिलेंड्रिकल आप यहां पर स्ट्रक्चर ही देखने पा रहे हैं, यहां पर सेल का स्ट्रक्चर कैसा है, मसल का स्ट्रक्चर कैसा है, ये आपको कैसे होते हैं, सिलेंड्रिकल होते हैं, अनब्रांच्ड होते हैं और मल्टी न्यूक्लिएट होते हैं। मल्टी न्यूक्लिएट मतलब इनमें कई सारे न्यूक्लियाई पाए जाते हैं, यहां पर ये मल्टी न्यूक्लिएट होते हैं। तो यहां पर आप इनके बारे में डिटेल में लिख सकते हैं, कैरेक्टरिस्टिक, फंक्शन, ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं। तो मैंने आपसे शुरू में ही कहा था कि जब भी आप किसी भी टिश्यू के बारे में पढ़ें, किसी भी प्रकार का टिश्यू के बारे में, तो उसके बारे में 3 बातें आप हमेशा ध्यान दीजिए कि भाई वो टिश्यू जो है उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, या फिर कह सकते हैं कि स्ट्रक्चर क्या है, उसका फंक्शन क्या है, वो क्या काम करता है और वो कहाँ पाया जाता है। 3 चीज़ों का आंसर आपके पास है अगर हर मसल के बारे में, तो आप आसानी से क्या कर सकते हैं, सभी चीज़ों को आंसर कर सकते हैं। इसी 3 बातों पर आपका इस चैप्टर में क्वेश्चन बनते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो आगे यहीं पर बात किया गया है कि जो एलिमेंट्री कैनाल है हमारे शरीर में, यानी जो हम भोजन खाते हैं, भोजन खाकर फूड जो पूरा मूवमेंट होता है, डाइजेशन होता है, उसमें हमारी मर्जी नहीं चलती है, वो अपने से होता है। तो यहाँ पर
जो ये हमारा मूवमेंट हुआ शरीर के अंदर वाला, या फिर जो ब्लड वेसल का कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है, ये एक प्रकार से इनवॉल्यूंटरी मूवमेंट है, इसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो आपका मसल होता है जो कि इस प्रकार के मूवमेंट को इनवॉल्यूंटरी मूवमेंट करता है, ये आपका कहलाता है स्मूथ मसल, या फिर इनवॉल्यूंटरी मसल भी कहते हैं, या फिर इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम अनस्ट्रेन्ड मसल भी कहते हैं, ठीक है, सॉरी अनस्ट्रेटेड मसल भी कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आपको ये और कहाँ पाया जाता है, तो ये आपको आंखों की आइरिस में पाया जाता है, यूरेटर में पाया जाता है, ब्रोंकी में पाया जाता है, लंग्स में। इसके अलावा ये जो सेल्स होते हैं लॉन्ग होते हैं, पॉइंटेड एंड होते हैं, स्पिंडल शेप का, और यूनिन्यूक्लिएट होते हैं, मतलब कि उनमें सिंगल न्यूक्लियाई होता है, और इनको अनस्ट्रेटेड मसल भी कहा जाता है। तो ये वाला एक यहाँ पर आप तस्वीर देख सकते हैं, ये एक सेल का एक तस्वीर यहां से ये हो गया, और ये पूरा सेल का ग्रुप है, ठीक है। अब यहां पर आगे बढ़ें तो आगे हमारे सामने आ जाता है हार्ट का मसल, जिसको कि हम कार्डियक मसल कहते हैं। अब जो कार्डियक मसल होता है वो आपके जन्म से लेकर आपके डेथ तक वो लगातार मूवमेंट करते रहता है। वो आपका एक तरीके से मूवमेंट जो होता है वो आपके कंट्रोल में नहीं है, और वो मूवमेंट हर कुछ सेकेंड में एक तरीके से पल्स जनरेट करता है और उससे मूवमेंट करता है। और ये एक जो आपका कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का जो काम है आपका, जो हार्ट करता है, ये आपका डिफरेंट टाइप ऑफ मसल है, डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू है। तो ये आपका हार्ट को हम अलग रखकर बात करते हैं। और हार्ट मसल सेल्स जो होते हैं सिलेंड्रिकल होते हैं, ब्रांच्ड होते हैं और यूनिन्यूक्लिएट होते हैं। तो हार्ट का जो मसल होता है, उसका जो सेल होता है वो कैसा होगा, सिलेंड्रिकल होगा, और इसमें से ब्रांचेस निकले हुए होते हैं, और ये यूनिन्यूक्लिएट होते हैं, मतलब कि इसमें सिंगल न्यूक्लियस होता है, ठीक है। अब इसके बाद बात करें तो आगे हमारे सामने आ गया नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू एक तरीके से क्या है, हमारे शरीर का जो नर्वस सिस्टम है उसकी बात यहां पर की जा रही है। ये नर्वस टिश्यू किस चीज का बना हुआ होता है, आपके न्यूरॉन्स का बना हुआ होता है, न्यूरॉन सेल्स से बने हुए होते हैं। तो देखिए हमारे शरीर में जितने भी सेल्स हैं उनमें एक तरीके से कैपेसिटी है कि वो अपने कुछ आसपास के इवेंट के अनुसार अपना कुछ एक तरीके से एक्शन ले सके। लेकिन हमारे शरीर में जो ये खास सेल है, न्यूरॉन है, या फिर हमारा नर्वस टिश्यू है, इसमें ये काम स्पेशलाइज्ड होता है। मतलब यही डाटा ट्रांसफर या फिर आपको मैसेजिंग का ट्रांसफर इसमें काम होता है। जैसे कि मेरे ब्रेन ने कुछ सोचा कि भाई हाथ को यहां ले जाओ, तो ये क्या हुआ, जो हमारे शरीर का नर्वस टिश्यू है, नर्वस सिस्टम है, और जो न्यूरॉन्स हैं उनकी मदद से सारी जानकारी यहां तक किया, मसल ने एक्शन लिया और ये मूवमेंट हुआ। तो यहां पर जो हमारे शरीर में जो नर्वस टिश्यू होता है, नर्वस सिस्टम होता है, वो हमारे शरीर में मैसेजिंग का काम करता है, चाहे वो किसी भी प्रकार का मैसेजिंग हो, ठीक है। तो यहां पर ये जो नर्वस सिस्टम होता है, नर्वस टिश्यू होता है, इसमें जो सेल होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, न्यूरॉन कहते हैं। न्यूरॉन का यहाँ पर आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं, और ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भाई न्यूरॉन के स्ट्रक्चर को बनाइए। तो इसका जो स्ट्रक्चर है ना, इसको आप ध्यान रखिएगा, ये आपसे एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। अब यहाँ पर जो न्यूरॉन का स्ट्रक्चर होता है, इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या होता है, एक तरफ डेंड्राइट्स होते हैं, ये पूरा ये रीजन एक्सन कहलाता है, नीचे आपका नर्व एंडिंग कहलाता है, और ये एक नर्व सेल दूसरे नर्व सेल से जुड़ा हुआ होता है। यानी कि एक सेल का ये हिस्सा दूसरे सेल के इस हिस्से से जुड़ा हुआ रहेगा। तो इस तरीके से पूरा सीरीज में आपका ये सारे नर्व सेल आपस में जुड़े हुए होते हैं, और इसी से आपका डाटा ट्रांसफर आपका ब्रेन से आपके पूरे शरीर तक होता है, पूरा शरीर आपस में जुड़ा हुआ रहता है। समझ गए। अब यहां पर देखिए, तो यहां पर यही चीज बात है कि भाई देखो यहां पर आगे एक चीज बताया गया है कि जो सिग्नल ट्रांसफर किया जाता है नर्व फाइबर के द्वारा, उसको हम क्या कहते हैं, नर्व इंपल्स कहते हैं। नर्व इंपल्स, एक पॉइंट डाटा ट्रांसफर हुआ तो क्या हुआ कि भाई नर्व इंपल्स गया, ठीक है। अब नर्व इंपल्स की वजह से ही हम अपने मसल्स को मूव करने पाते हैं। जब हम चाहते हैं कि ऐसे करो ऐसे करो, तो क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारे ब्रेन से हमारा नर्व इंपल्स जा रहा है यहां तक। और कभी आप गर्म चीज छूते हैं तब आपको गर्मी का एहसास होता है, दर्द होता है, जलता है, तो वो क्यों होता है, क्योंकि भाई डाटा गया हाथ में से ऊपर तक। समझ गए। अब इसी नर्वस सिस्टम की वजह से, नर्वस सेल न्यूरॉन्स की वजह से हम जो ह्यूमंस है या फिर कोई
कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो अपना मूवमेंट करने पाता है, सारे काम करने पाता है। और ये एक तरीके से हमारे पूरे ऑर्गेनिज्म का, सभी ऑर्गेनिज्म के लिए फंडामेंटल है कि अगर ये कनेक्शन होगा हमारे नर्व का मसल के साथ, तभी हमारा शरीर जो है वो मूव करने पाएगा और एक तरीके से हम अपने जीवन को जिंदा रखने पाएंगे। और इस तरीके से हमारा ये चैप्टर यहां पर खत्म होता है। तो चैप्टर खत्म होता है, मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।